मेरा नाम वू लियांग है। जब मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह उलझन में था और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। अभी कुछ ही देर पहले मैं ब्लू स्टार पर एक प्राइवेट जेट में पार्टी कर रहा था, लेकिन अब मैं एक लकड़ी के पिंजरे में कैद था। बाहर का माहौल एक भयानक जंग जैसा था। मैंने देखा कि जानवरों की खाल पहने कुछ आदिम प्रिमिटिव महिलाएं पत्थर की कुल्हाड़ियों और हड्डियों के भालों से बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। हैरानी की बात ये थी कि मुझे उनकी भाषा पूरी तरह समझ आ रही थी। मुझे जल्दी ही सच्चाई का एहसास हुआ। मैं समय की यात्रा टाइम ट्रैवल करके एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ 100 सालों से चल रही जंग ने लगभग सभी मर्दों को खत्म कर दिया था। इस धरती पर मर्द एक अनमोल संसाधन रिसोर्स बन गए थे, जिन्हें सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये कबीले मुझे पाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक यांत्रिक मैकेनिकल आवाज गूंजी, जिसने एक मल्टीरेशियल ब्लड लाइन सिस्टम को सक्रिय एक्टिवेट कर दिया। इसने मुझे एक बिगिनर्स गिफ्ट दिया जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह बदल दिया। मुझे एक प्रोफेशनल बॉक्सर की ताकत और अनंत सहनशक्ति इन्फिनिट एंड्योरेंस मिल गई। मुझे अपने मसल्स में एक गजब की शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैं एक चट्टान को भी मुक्का मार कर तोड़ सकता हूँ। यूं खत्म हुई और विजेता मेरे पिंजरे के पास आए। उनकी नेता थी वेश्यन, लाल भूरे बालों वाली एक खूबसूरत और ताकतवर मुखिया, और उनके साथ थी एलाइजा, सफेद खाल के लिबास में एक रहस्यमयी हाई प्रीस्टेस। मैंने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें स्कैन किया और देखा कि दोनों में ही जबरदस्त क्षमताएं पोटेंशियल थी। सिस्टम ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उनसे जुड़ जाऊं बॉन्ड तो मुझे और भी बड़े इनाम और नई तकनीकें मिलेंगी। जब वॉरियर्स ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला तो वे मेरी कड़कठी और ताकत देखकर दंग रह गए। उन कमजोर मर्दों के उलट जिन्हें वे आमतौर पर पकड़ती थी, मैंने रहम की भीख नहीं मांगी। मैं बस मुस्कुराया। वेश्यन ने कहा कि अब मैं उसके कबीले का हिस्सा हूं, लेकिन मेरे इरादे कुछ और ही थे। अपने नए सिस्टम और ताकतवर शरीर के साथ मैं उनकी कठपुतली नहीं बनने वाला था। इसके बजाय मैं उन पर राज करने और उनकी पूरी सभ्यता सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाला था। सिस्टम से मिलने वाले इनामों को देखकर मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा एम्बिशन जाग उठी। मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ एक कैडी बनकर नहीं रहूंगा। मैं वेशियन और एलाइजा दोनों का दिल जीत लूंगा, ताकि अपनी खुद की सत्ता अथॉरिटी कायम कर सकूं। यहाँ सुकून से रहने के लिए मुझे मुतलक शक्ति, एब्सोल्यूट पावर की जरूरत थी। सिस्टम ने मुझे ब्लैक रॉक ट्राइब को जीतने का मिशन दिया, जिसकी शुरुआत वेशियन से होनी थी। उसने मुझे साफ सफाई करने का हुक्म दिया। वो मुझे कबीले के लिए सिर्फ एक फायदेमंद औजार टूल समझ रही थी। जब मैं नदी में नहा रहा था तो मैंने अपनी ताकत नहीं छुपाई। मेरे लंबे और गठिले शरीर ने महिला वॉरियर्स को हैरत और प्रशंसा एडमिरेशन में डाल दिया। मुझे उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना पसंद आ रहा था, ये जानते हुए कि आज की रात सब कुछ बदल देगी। भुना हुआ मांस खाने के बाद मुझे वेश्यन के टेंट में ले जाया गया। एलाइजा बाहर इंतजार कर रही थी। मेरे पूरा एतमाद कॉन्फिडेंट रवैये ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया और वो शर्म से लाल हो गई। उसने जल्दी से मुझे टेंट के अंदर भेज दिया। उस मध्यम रोशनी वाले टेंट में वेश्यन ने मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी दबे हुए कैडी की तरह पेश नहीं आया। उस धुंधली रोशनी वाले टेंट के अंदर वेश्यन ने मुझ पर हुकूमत चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई दबा हुआ कैडी नहीं था। मैंने तुरंत सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, उसकी थोड़ी चिन को ऊपर उठाया और एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा। जब उसने अपना रौब दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करके उसे डुबा दिया। उसने एक योद्धा वॉरियर की तरह मुकाबला किया, लेकिन मेरी शक्ति बेहद ज्यादा थी। हमारी टक्कर एक बैटल ऑफ विल्स में बदल गई, जहां मैंने उसका गर्व प्राइड तोड़ दिया और उसे एहसास दिलाया कि असली नेता कौन है। रात खत्म होते होते वो पूरी तरह थक चुकी थी और हार मान चुकी थी। सिस्टम ने मेरी कामयाबी की पुष्टि कंफर्म की। कॉन्फ्रंटेशन रिजल्ट, कंप्लीट विक्ट्री, वेशियंस प्राइड ब्रोकन, सबमिशन लेवल 100%, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री अनलॉक्ड। मिशन पूरा होने के इनाम के तौर पर सिस्टम ने मेरे शरीर में ऊर्जा एनर्जी की एक बड़ी लहर दौड़ी दी। मेरी ताकत और रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वो मेरी पुरानी सीमा लिमिट से कहीं आगे निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं एक साथ 10 सांडो बुल्स को हरा सकता हूँ। सबसे जरूरी बात यह थी कि मैंने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री को खोल लिया था, जिसने मुझे धातु पिघलाने, स्मेल्टिंग और औजार बनाने, फॉर्जिंग का ज्ञान दे दिया। सोती हुई मुखिया वेश्यन के पास खड़े होकर मुझे पता था कि मेरा सफर अभी शुरू ही हुआ है। मैंने नेता को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मेरी नजर हाई प्रीस्टेस एलाइजा और पूरे कबीले के भविष्य पर थी। कबीले की मुखिया को हराने के बाद मुझे ऊर्जा का एक अनोखा एहसास हुआ। सिस्टम के इनाम ने सिर्फ मेरी थकान नहीं मिटाई,
बल्कि मेरे शरीर को शक्ति के उस स्टार तक पहुंचा दिया जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये एक बड़ा मोड़ गेम चेंजर था। अब मैं इस स्टोन एज कबीले को ब्रॉन्ज या आयरन एज की तरफ ले जा सकता था। लेवल 20 पर अपने अपडेटेड स्टैट्स देखकर मुझे बड़ी संतुष्टि सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। मेरी योजना काम कर रही थी। अगली सुबह जब मैं टेंट से बाहर निकला तो मैं खुद को बिल्कुल तरोताज़ा रिफ्रेश महसूस कर रहा था। मैंने हाई प्रीस्टेस एलाइजा को बाहर इंतजार करते हुए पाया। वो मुझे इतना फुर्तीला देखकर दंग रह गई क्योंकि मैं पूरी रात मुखिया के साथ था। जब उसने वेश्यन को देखा तो वो पूरी तरह थकी हुई थी और उसे कई दिनों तक आराम की जरूरत थी। कबीले में ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी गई थी क्योंकि उनकी मुखिया सबसे ताकतवर योद्धा थी। ये खबर पूरे कैंप में आग की तरह फैल गई। महिला वॉरियर्स हैरान थी कि उनकी ताकतवर नेता अपने टेंट से निकलने तक की हालत में नहीं है, जबकि मैं मजे से नदी में नहा रहा था और पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। एलाइजा ने मुझे बताया कि मुखिया को ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। उसने समझाया कि मेरा अब एक ही काम है, अपनी ताकत को मुखिया के लिए बचाए रखना। इसके बदले मुझे एक अलग टेंट और बेहतर खाना दिया जाएगा। मैंने उस खास बर्ताव स्पेशल ट्रीटमेंट का लुत्फ उठाया, लेकिन एलाइजा को साफ कर दिया कि मैं सिर्फ एक आरामदायक जिंदगी से कहीं ज्यादा चाहता हूँ। मेरे नए और ताकतवर टेंट में बैठकर मैंने फिर से अपना स्टेटस चेक किया। लेवल 20 स्टेटस फ्री मैन। ऑब्जेक्टिव ट्राइब्स रिस्पेक्ट एंड डेस्टिनी। बिना किसी विशेष हुनर स्पेशल स्किल्स के भी मैं अब उस इलाके का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। उस औद्योगिक ज्ञान इंडस्ट्रियल नॉलेज के साथ जो अब मेरे पास था, मैं इस पुरानी दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। मैंने तकनीक टेक्नोलॉजी की शक्ति से कबीले का सम्मान जीतने और अपने नसीब को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। जब मुझे पता चला कि मैं लेवल 20 तक पहुंच गया हूं, तो मैं इस नई धरती पर पूरी तरह सुरक्षित और पूर्ण एतमाद कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। मैं अब सिर्फ एक कैडी नहीं था, मैं एक ऐसा आदमी था जिसके पास खुलकर घूमने की शक्ति और सब कुछ बदलने का ज्ञान था। मेरा पहला बड़ा मकसद इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री, औद्योगिक तकनीक का ज्ञान था। मैंने अपने टेंट में कोयले का इस्तेमाल करके जानवरों की खाल पर भट्टियों, फर्नेसेस और लोहे के औजारों के नक्शे ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। मुझे पता था कि एक बार जब मैं लोहे के हथियार और औजार पेश करूंगा तो कबीला मेरी शक्ति और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का दिल से सम्मान करेगा। उन शुरुआती दिनों में मैं एक लेजेंड मिसाल बन गया। महिलाएं आपस में चुपके चुपके बातें करती थी कि मैंने उनकी ताकतवर मुखिया वेशियन को किस कदर ठका दिया है कि वो 3 दिनों से अपने टेंट से बाहर नहीं निकली। वो मेरे लिए सबसे अच्छा खाना लेकर आती थी और मैंने अपने खाली समय का इस्तेमाल ये जानने में किया कि वो लोग कैसे रहते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो अभी भी स्टोन एज पत्थर के युग में फेज हुए थे, हड्डियों के भालों से शिकार करते थे और अक्सर भूखे रहते थे। इससे भी बुरा ये था कि दूसरे कबीले यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को चुरा ले जाते थे, जिसकी वजह से आबादी का बढ़ना नामुमकिन था। तब मुझे एहसास हुआ कि इस कबीले को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। हाई प्रीस्टेस एलाइजा मेरे लिए रात का खाना और मुखिया की हालत की खबर लेकर आई। वो मेरे बनाए हुए नक्शे ड्राइंग्स को लेकर उत्सुक क्यूरियस थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो मेरे आसपास होने से घबरा भी रही थी। मैंने उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। उसके कान में धीरे से कुछ कहा और वो शर्म से लाल हो गई। सिस्टम ने तुरंत मुझे एक नया मिशन दिया, एलिजा का दिल जीतना। इनाम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, खेती बड़ी की तकनीक। अगर मैं कामयाब होता तो हम अपना खाना खुद उगा सकते थे और भूख से छुटकारा पा सकते थे। एलाइजा जैसी समझदार महिला को जीतने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, मुझे उसे एक चमत्कार मिरेकल दिखाना था। मेरी योजना उसकी आंखों के सामने पत्थर को पिघलाकर लोहा बनाने की थी। ऐसी शक्ति उसे एहसास दिलाएगी कि मैं सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हूँ। आखिर में मैं वेश्यान से मिलने गया। वो अपने बिस्तर पर बैठी अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी स्टोन एक्स को चमका रही थी और ताकतवर दिखने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकता था कि हमारे बीच जो हुआ उसका असर उस पर अभी भी है। मैं सीधा उसके पास गया, उसका सबसे पसंदीदा हथियार उसके हाथ से लिया और उसे कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। मैं उसे दिखाना चाहता था कि उसके पुराने तरीके अब खत्म हो चुके हैं और एक नया दौर, न्यू एरा शुरू हो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और ठंडा था। वो कबीले की मुखिया होने के नाते अपना रुआब वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हे, क्या तुम्हारा दिल इतना पठार का होना जरूरी है? वू लियांग का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। शायद आप ये भूल गई हैं मुखिया। मैं मुस्कुराकर उसके और करीब गया। हमारे कबीले के भविष्य के लिए मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस ने कहा था कि मुखिया को जल्द ही अपने वरिष्ठ एड्स तैयार करने चाहिए, है ना? ये सुनते ही वेश्यन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होंठ चबाए और नजरें फेर ली। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उस रात की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी, लेकिन कबीले की मुखिया होने के नाते वो एक ऐसे आदमी को कैसे इजाज़त दे सकती थी जो कभी उनका कैडी था, कि वो हालत को अपने कब्जे में कर ले। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिकार हंटर नहीं
बल्कि खुद एक शिकार बन गई है। ये सोच वैश्यन के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, आज मेरा मूड नहीं है। वू लियांग ने उसके लिए वाक्य पूरा किया। कोई बात नहीं, मेरा मूड है और मैं खुद कड़ी मेहनत हार्ड वर्क संभाल सकता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वू लियांग ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम छोड़ो मुझे। वही शियान ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन फिर उसने वू लियांग उसे प्यार से चूम लिया। वो वहीं जम गई। उसका विरोध रेजिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आदमी हमेशा से इतना साहसी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब उसकी सांसें लगभग फूलने लगीं, तब जाकर वू लियांग ने उसे छोड़ा। वही सियन कमजोरी के साथ उसकी ओर झुक गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो गहरी सांसें ले रही थी। लीडर, वू लियांग ने उसकी खोई हुई आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्या आप मुझे कबीले और रोलैंड एम्पायर, रोलैंड साम्राज्य के बारे में और बता सकती हैं? वही सियन उलझन में दिखी। क्या तुम रोलैंड साम्राज्य से नहीं हो? ये क्यों पूछ रहे हो? मैं वहां से नहीं हूं, वू लियांग ने शांति से उसके बालों को हटाते हुए कहा। मैंने सुना है कि रोलैंड के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं मदद करना चाहता हूं। इन शब्दों पर वेइसियन के चेहरे का भाव गहरा गंभीर हो गया। मेरी मदद? कैसे? वह साम्राज्य इतना शक्तिशाली है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल सकता है। वेइसियन ने उपहास करते हुए कहा। वू लियांग की बाहों से मुक्त हुई और टेंट के प्रवेश द्वार पर जाकर अंधेरी रात के आसमान को निहारने लगी। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक दिखाई दी। उनके घुड़सवार चांदी जैसा धातु का कवच पहनते हैं, मजबूत धनुष और क्रॉसबो रखते हैं और उनके पास ऐसे हथियार हैं जो आग उगल सकते हैं। वे जहां भी जाते हैं, कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। लगभग 100 साल पहले वे अचानक ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन्स, महान जंगल के पहाड़ों के पार से प्रकट हुए और हमारे सभी कबीलों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस युद्ध ने पहाड़ों के कबीलों के लगभग सभी पुरुषों को खत्म कर दिया। रोलैंड के लोगों का एक स्पष्ट लक्ष्य था, सभी पुरुषों को मारना और हमारे संसाधनों पर कब्जा करना। हमारे योद्धा उनके सामने लगभग असहाय थे। पत्थर की कुल्हाड़ियां उनके कवच को नहीं तोड़ सकीं और लकड़ी के भाले तो उनके करीब भी नहीं पहुंच सके। उनकी तलवारें तेज हैं और उनकी विशाल कुल्हाड़ियां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती हैं। युद्ध लंबे समय तक चला। कई कबीले या तो नष्ट हो गए या पहाड़ों में गहरे छिपने के लिए मजबूर हो गए, जहां वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हथियार जो आग उगलते हैं। वू लियांग ने माथे पर बल देते हुए सोचा, ये तो बंदूकों गन्स जैसा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में पहले से ही इतनी विकसित सभ्यता, सिविलाइजेशन हो जो हथियारों के युग तक पहुंच गई हो, जबकि वेइशियन के लोग अभी भी पाषाण युग, स्टोन एज में थे। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी आसानी से हार गए। मुझे ज्यादा विस्तार से नहीं पता, वेइशियन ने आह भरते हुए कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि रोलैंड के लोग उन हथियारों को मैजिक एल्केमी गन्स, जादुई कीमिया बंदूकें कहते हैं। ये हथियार बेहद शक्तिशाली हैं। वे दर्जनों कदमों की दूरी से ठोस चट्टान को आसानी से छेद सकते हैं और उनके पास उड़ने वाले लोहे के जानवर, फ्लाइंग आयरन बीस्ट भी हैं जो आसमान से विस्फोटक लोहे के गोले गिरा सकते हैं। मैजिक अल्केमी गन्स, उड़ने वाले लोहे के जानवर, विस्फोटक लोहे के गोले। ये विशुद्ध तकनीक, प्योर टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लग रहा था। ये विज्ञान और जादू का मिश्रण जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोलैंड के लोगों ने जादू और हथियारों का एक साथ मेल कर लिया है। वू लियांग को एहसास हुआ कि स्थिति उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी। हम इतने समय से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमारा कबीला छोटा और छोटा होता जा रहा है। हमारे लिए रोलैंड के लोगों का विरोध करना असंभव है। वेइशियन के चेहरे पर मायूसी छा गई। विरोध करना असंभव नहीं मुखिया, अब जबकि मैं यहाँ हूँ। रोलैंड सेना के खिलाफ खड़े होने का अभी भी एक मौका है। वू लियांग ने पूरी दृढ़ता के साथ अपना हर शब्द कहा। और तुम वेइशियन, तुम्हें बस अपने लोगों को मेरे पीछे चलने के लिए कहना है। तुम्हारे पीछे चलें? वेइशियन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पीछे मुड़ी। हाँ बिल्कुल। वू लियांग ने उसके कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम सबको इन पहाड़ों से बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारी हर वो चीज वापस पाने में मदद करूंगा जो तुम्हारी है। क्या तुम पागल हो गए हो या मैं? बेतुकी बातें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ खड़ी तुम्हारे साथ बकवास कर रही हूँ। तुम तो बस एक औजार हो जिसे हमने पकड़ा है। अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी। वेइशियन को महसूस हुआ कि उसके अपने मन में कुछ गड़बड़ है और वो चिढ़ गई। वू लियांग मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। अचानक उसकी उपस्थिति पूरी तरह बदल गई। वेइशियन की आंखों के सामने ही वू लियांग ने अपना बीस्ट ब्लड इग्निशन कौशल सक्रिय कर दिया। बीस्ट ब्लड इग्निशन LV-20 सक्रिय। एक हल्की लाल ऊर्जा की लहर बाहर निकली। वू लियांग की त्वचा पर लाल रेखाएं उभर आईं और एक जंगली, शक्तिशाली आभा ऑरा ने पूरे टेंट को भर दिया। वेइशियन उस शक्ति से पूरी तरह हैरान रह गई। बीस्ट ब्लड इग्निशन, उसे इस कला के बारे में कैसे पता? ये एक ऐसी शक्ति थी जो केवल उसके लोगों के वंश ब्लडलाइन के माध्यम से आगे बढ़ी थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसे नहीं सीख सकता था। फिर भी वू लियांग का तरीका उसके तरीके से भी ज्यादा शक्तिशाली और तीव्र था, जो उसके नियंत्रण से कहीं बाहर था। असंभव।
तुम बीस्ट ब्लड इग्निशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वेश्यन वू लियांग को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई दानव हो। आपकी बदौलत, मेरी प्रिय लीडर, वू लियांग ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा और अपनी ऊर्जा को शांत किया। मेरी बदौलत? वेश्यन ने उलझन में पूछा। 3 रात पहले जब हमारे वंश ब्लड लाइन्स आपस में जुड़े तो मैंने न केवल बीस्ट ब्लड इग्निशन की कला सीखी, बल्कि मेरी ताकत भी आपसे कहीं ज्यादा बढ़ गई। वू लियांग ने लापरवाही से वेश्यन की पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और उसे टेंट के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया। उस हिंसक ताकत ने हवा को चीर दिया, जिससे हवा का इतना तेज झोंका पैदा हुआ कि टेंट चरमराने लगा और लगभग गिरने ही वाला था। अविश्वसनीय! वेश्यन को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो साफ तौर पर उससे निकलने वाली भारी शक्ति को महसूस कर सकती थी। अगर वो अब वू लियांग को काबू करने की कोशिश करती तो अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो डर जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वू लियांग, तुम वास्तव में कौन हो? वेश्यन की आंखें तेज थीं, जैसे वो अपने सामने खड़े आदमी की हकीकत जानना चाहती हो, वही जो आपके ब्लैक रॉक ट्राइब को और भी शक्तिशाली बनाएगा। वेश्यन, आपको बस ये विश्वास करने की जरूरत है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप क्या सोचती हैं, अब मैं सिर्फ एक औजार नहीं हूं, है ना? वेश्यन, मेरे साथ काम करो और मैं आपके लोगों को महानता की ओर ले जाऊंगा। वू लियांग के शब्द दृढ़ और प्रभावशाली थे। वेश्यन का दिल डगमगा गया और वो एक लंबी खामोशी डूब गई। वू लियांग ने उसे टोका नहीं, वो शांति से इंतजार करता रहा। ठीक है। वेश्यन ने आखिरकार अपना सिर उठाते हुए उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं मानती हूं, तुमने आज रात जो किया उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। वू लियांग, अगर तुम्हारे पास सच में ये क्षमता है तो जाहिर है मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरे लोग पूरी तरह से तुम्हारा अनुसरण फॉलो करें तो तुम्हें हमें कुछ और भी प्रभावशाली करके दिखाना होगा। वू लियांग ने सिर हिलाया। ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। हर चीज में अभी भी समय लगेगा। कल से मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, उसने कहा। बताओ। वेश्यन ने गहरी सांस लेने के बाद जवाब दिया, जब तक ये वाजिब होगा मैं सहयोग करूंगी। वू लियांग संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। बहुत अच्छा। कल कबीले की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को इकट्ठा करें और मेरे साथ आएं। मैं आपको एक विशेष प्रकार के पत्थर की खुदाई माइनिंग के लिए ले जाऊंगा। लोहे के औजार बनाना और उनकी खुदाई करना। अगली सुबह ब्लैक रॉक ट्राइब का कैंप शोर और उत्साह से भरा हुआ था। लोग पिछली रात वेश्यन के टेंट से आने वाली अजीब आवाजों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरह की शक्ति ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था। कई महिला योद्धा जिज्ञासा और विस्मय औ के साथ वू लियांग को देख रही थीं। क्या उसकी शक्ति वास्तव में इतनी महान थी? चीफ वेश्यन ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस सुबह उसने कबीले के 50 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खुद चुना। कबीले का कोई भी सदस्य नहीं जानता था कि उनके लीडर की योजना क्या है। कबीले की मुख्य पुजारिन एलिजा को भी समूह के आगे बुलाया गया। इकट्ठे हुए योद्धाओं को देखते हुए वह उलझन में पड़ गई। एलिजा, चीफ, आपकी क्या योजना है? आप हमारे सभी बेहतरीन योद्धाओं को अपने साथ ले जा रहे हैं। कबीले की सुरक्षा का क्या होगा? वेश्यान, खनन और लोहा गलाना, माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग। वेश्यान का जवाब सरल था। नैरेटर। एलिजा की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। एलिजा, चीफ, क्या आपने लोहा गलाने का रहस्य जान लिया है? ये तो अद्भुत है। अब हम असली हथियार बना सकते हैं और बहुत अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। रोलैंड के लोगों ने हमें 100 साल से रोक रखा है। अब हम आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर सकते हैं। नैरेटर। वेश्यान ने अपना सिर हिलाया। वेश्यान, मैंने नहीं। उसने वू लियांग की ओर देखा जो उनकी ओर आ रहा था। एलिजा, फिर से वही? चीफ, क्या हम वाकई उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नैरेटर। एलिजा हिचकिचाई और वेश्यान ने उसे वो सब कुछ बताया जो पिछली रात हुआ था। एलिजा, ये असंभव है। वो सच में आपसे आगे निकल गया? अविश्वसनीय। नैरेटर। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वही थी जैसी वेश्यान ने उम्मीद की थी। एलिजा, खैर,
अगर वो वास्तव में लोहे के औजार बनाने में हमारी मदद कर सकता है तो मेरे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। नैरेटर, चूंकि चीफ सहमत थी इसलिए आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वुलियांग, क्या सब तैयार है? वुलियांग ने पास आती वेशियान की ओर देखा। वेशियान, हम किसी भी समय निकल सकते हैं। वेशियान ने सिर हिलाया। उसका व्यवहार अब पहले से कहीं अधिक नरम था। नैरेटर, 50 महिला योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में चीफ के मन में इस आदमी के लिए भावनाएं पैदा हो रही थीं? वुलियांग ने सिर हिलाया और दिलचस्पी के साथ एलिजा की ओर देखा। वुलियांग, क्या मुख्य पुजारिन भी साथ आ रही हैं? एलिजा, बेशक, मैं देखना चाहती हूं कि आप वास्तव में क्या करने वाले हैं। नैरेटर, एलिजा को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था और उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसे यहां तक शक था कि चीफ उसकी बातों में आ गई हैं। वुलियांग, तो फिर चलते हैं। वुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उसके बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग अपने औजार उठाओ और मेरे पीछे आओ। नैरेटर, वेई शियान और एलिजा वुलियांग के पीछे चल दिए और 50 महिला योद्धा कबीले के गेट से बाहर निकल आईं। उनकी दिशा स्पष्ट थी। वुलियांग ने कबीले से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटी लोहे की खदान का पता लगाने के लिए पहले ही अपने सिस्टम की अयस्क पहचान क्षमता ओवर डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया था। भंडार बड़ा नहीं था लेकिन उनकी वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त था। वे घने जंगल से गुजरे। महिला योद्धा शक्तिशाली और फुर्तीली थीं। उन्होंने उबड़ खाबड़ रास्तों को आसानी से पार कर लिया। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी वुलियांग की सहन शक्ति, एंडोरेंस, जो उनसे भी कहीं ज्यादा लग रही थी। वो हमेशा समूह के आगे चलता था। उसके कदम स्थिर और शांत थे। इतनी देर चलने के बाद भी उसके माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। एलिजा, जिसकी सहन शक्ति कबीले में सबसे कम थी, 1 घंटे से भी कम समय में हौंफने लगी थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था। उसने सामने चल रहे उस बेपरवाह शख्स को देखा और आखिरकार खुद से यह स्वीकार किया कि वेई शियान ने जो कहा था वो सच था। इस आदमी की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। नैरेटर, लगभग 2 घंटों के बाद वुलियांग पहाड़ के एक छोटे से खोखले हिस्से के सामने रुक गया। वुलियांग, यही वो जगह है, उसने कहा। उसने पहाड़ की दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया जो काफी साधारण लग रहा था। नैरेटर, महिला योद्धा रुक गईं और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगीं। वहां पत्थरों और जंगली घास के अलावा कुछ नहीं था। वुलियांग, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं, वुलियांग ने दीवार के पास जाते हुए कहा और सतह पर दिख रहे कुछ लाल भूरे पत्थरों की ओर इशारा किया। क्या आप इन पत्थरों को देख रही हैं? नैरेटर, महिला योद्धाओं ने पास आकर उन पत्थरों की बारीकी से जांच की। अधिकांश पत्थर लाल भूरे रंग के थे जिनमें काली धारियां और धब्बे मिले हुए थे। वे वास्तव में साधारण पत्थरों से अलग दिख रहे थे। एलिजा, क्या ये लौह अयस्क आयरन ओर है? एलिजा ने हाँफते हुए पूछा। वुलियांग, लगता है कि मुख्य पुजारिन को पहले से ही पता था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वुलियांग ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, ये लौह अयस्क है, एक ऐसा पत्थर जिससे धातु के औजार बनाए जाते हैं। वेशियान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी दो। नैरेटर, वेशियान एक पल के लिए हिचकिचाई। ये पहली बार था जब वुलियांग ने सबके सामने उसे नाम लेकर पुकारा था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक दी। वुलियांग ने उसे आसानी से पकड़ लिया और फिर सबको हैरान करते हुए कुल्हाड़ी को जोर से ऊपर उठाया। लाल भूरे पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। वुलियांग ने उसे सहजता से उठाया। वुलियांग, ये लौह अयस्क है, उसने शांति से कहा। जब इस तरह का पत्थर आग में पिघलता है तो यह आपकी पत्थर की कुल्हाड़ियों से 100 गुना ज्यादा मजबूत चीज में बदल जाता है। महिला योद्धा, क्या पत्थर आग में पिघल सकता है? यह असंभव है। समूह में अविश्वास की लहर दौड़ गई। वेशियान, क्या लोहे के औजार इन्हीं पत्थरों से बनते हैं? वेशियान ने आश्चर्य भरी नजरों से वुलियांग के हाथ से पत्थर लेते हुए पूछा। वुलियांग, सही कहा, लेकिन इन्हें लोहे में बदलने के लिए हमें एक खास पिघलाने की विधि, स्मेल्टिंग मेथड की जरूरत होगी। भविष्य में हम इन लौह अयस्कों का इस्तेमाल तलवारें, कुल्हाड़ियां
भाले, कवच और बहुत कुछ बनाने के लिए कर सकते हैं। वुलियांग ने आत्मविश्वास के साथ अपने सामने मौजूद पत्थरों के विशाल ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, वुलियांग, आज का काम ज्यादा से ज्यादा पत्थरों को खोद कर निकालना और उन्हें कबीले तक ले जाना है। नैरेटर, ये सुनकर एलिजा की आंखें चमक उठी। एलिजा, अगर ये सच है तो हमारा ब्लैक रॉक कबीला महान जंगली पहाड़ों ग्रेट वाइल्डरनेस माउंटेन्स का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। नैरेटर, वेश्यान ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह वास्तव में एक ऐसी घटना थी जो उनके लोगों की किस्मत बदल सकती थी और कबीले को और मजबूत बना सकती थी। वेश्यान, सब लोग ध्यान से देखो और याद रखो कि लौह अयस्क कैसा दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा वुलियांग ने बताया है। वेश्यान ने तुरंत कबीले को आदेश दिए, सब लोग खुदाई शुरू करो। कबीले के लोग, जी हाँ। नैरेटर, वेश्यान के आदेश पर लोगों ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियों और औजारों को चलाना शुरू कर दिया। वे एक लय में पत्थरों पर वार करने लगे। हालांकि लौह अयस्क बहुत सख्त था और उसकी खुदाई करना मुश्किल था, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की और न ही कोई थकान दिखाई दी। लौह अयस्क आयरन ओर बहुत सख्त था और उसे खोदना मुश्किल था, फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की और न ही कोई थकान दिखाई दी। नैरेटर, एलिजा पास में ही खड़ी थी और उस व्यस्त दृश्य को देख रही थी। फिर उसकी नजर एक ऊंची चट्टान पर आराम कर रहे आदमी पर पड़ी। एलिजा, अरे तुम वहां इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? वुलियांग, घास चबाते हुए वुलियांग ने कंधे उचकाए। याद है, तुमने ही कहा था कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। उसे छोड़ो। मुख्य पुजारिन, आओ और खुदाई में हमारी मदद करो। नैरेटर, वेईश्यान ने एलिजा को पास बुलाया जबकि वुलियांग धूप का आनंद लेने के लिए घास पर खुशी खुशी लेट गया। खनन का काम तब तक जारी रहा जब तक सूरज पश्चिम में ढलने नहीं लगा। नैरेटर, ब्लैक रॉक कबीले की 50 कुशल महिला योद्धाओं की मेहनत से आखिरकार उन्होंने अलग अलग आकार के 100 से अधिक लौह अयस्क के टुकड़े इकट्ठे कर लिए। ये एक अच्छी पैदावार थी। नैरेटर, वापस जाने का सफर पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। हर टुकड़ा भारी था, उसी आकार के साधारण पत्थरों से कहीं ज्यादा भारी। हर योद्धा कई पाउंड का अयस्क ढो रही थी, फिर भी उनमें से कोई भी थका हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उनके चेहरे उत्साह और उम्मीद से भरे थे। वे सभी उस पल की कल्पना कर रहे थे जब इन अयस्कों को हथियारों में बदला जाएगा। नैरेटर, जब वे कबीले में लौटे तो पूरा कबीला हलचल में आ गया। शिकार दल द्वारा लाए गए भारी पत्थरों को महिलाएं बड़ी उत्सुकता से देखने लगीं। महिला, ये किस तरह के पत्थर हैं? ये इतने भारी क्यों हैं? मैंने सुना है कि चीफ इन्हें पास की घाटी से वापस लाए हैं। दूसरी महिला, इन्हें लौह अयस्क कहा जाता है। इन पत्थरों को खोदने का क्या फायदा? तुम इन्हें खा तो नहीं सकती? नैरेटर, कबीले के सवालों का सामना करते हुए भी वेईश्यान ने कुछ नहीं समझाया। वुलियांग के निर्देश का पालन करते हुए उसने कबीले के केंद्र में एक खुली जगह पर सारे अयस्क का ढेर लगवा दिया। नैरेटर, वुलियांग ने भट्टी बनाने के लिए पहले ही जगह चुन ली थी। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी, पानी के स्रोत के पास थी और कोयला बनाने के लिए पर्याप्त पेड़ों से घिरी हुई थी। वुलियांग, चीफ वेईशियान, अब से कृपया इस क्षेत्र को प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड घोषित कर दें। निर्माण करने वालों के अलावा किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। उसने इशारा करते हुए कहा, यह ब्लैक रॉक कबीले के उत्थान की शुरुआत होगी। वेईशियान, समझ गई, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वेईशियान ने जवाब दिया। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गार्डों को क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने का आदेश दिया। वुलियांग, मुख्य पुजारिन, वुलियांग एलिजा की ओर मुड़ा। क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? एलिजा ने पलकें झपकाते हुए पूछा, ये देखते हुए कि कबीले की चीफ भी वुलियांग की बातों का पालन कर रही हैं। उसके पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उन्हें लोहे के औजारों की सख्त जरूरत थी। कोई भी अब पत्थर और हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहता था। रोलैंड की लोहे की सेना की शक्ति देखने के बाद वो इसे अच्छी तरह समझ गई थी। वुलियांग, मुझे भारी मात्रा में कोयले की जरूरत है, जितना संभव हो उतना। वुलियांग ने कहा, कृपया लोगों को लकड़ी काटने का इंतजाम करने के लिए कहें। एलिजा, लकड़ी, ये तो आसान है, मैं इसे संभाल लूंगी।
एलिजा ने सिर हिलाया और जल्दी से आदेश दिए। नैरेटर, जल्द ही पूरा ब्लैक रॉक कबीला काम में जुट गया। कुछ लोग पेड़ काटने चले गए, जबकि वू लियांग ने एलिजा को कोयले की भट्टियां चारकोल किल्स बनाना सिखाया। एलिजा बहुत तेज थी। सिर्फ कुछ स्पष्टीकरणों के बाद ही वो सब कुछ समझ गई। 3 दिनों के बाद एलिजा के मार्गदर्शन में कटी हुई लकड़ियों को भट्टियों में भरा गया और कोयला बनाने की एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके उन्हें जलाया गया। नैरेटर, इसी बीच वेई शियान ने वुलियांग की देखरेख में आग प्रतिरोधी ईंटें, फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स बनाने के लिए मिट्टी की भट्टियां बनाने हेतु एक और समूह का नेतृत्व किया। नैरेटर, जब काले कोयले के ढेर और चमकती हुई लाल ईंटें आखिरकार भट्टियों से बाहर आईं, तो ब्लैक रॉक कबीले की महिलाओं का उत्साह चरम पर था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। नैरेटर, जलती हुई लकड़ी से बना कोयला लंबे समय तक चलता था, बिना बड़ी लपटों के लगातार जलता था और उसे स्टोर करना भी आसान था। ठंडी होने के बाद आग वाली ईंटें बहुत सख्त थीं और वॉच टावर, दीवारें या यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी उत्तम थीं। नैरेटर, वू लियांग द्वारा लाए गए इन बदलावों को देखकर वेई शियान और एलिजा के मन में उसके प्रति भावनाएं बदलने लगीं। अब वे उसे केवल कबीले की संख्या बढ़ाने में मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। वेई शियान, मुख्य पुजारिन, आप वू लियांग के बारे में क्या सोचती हैं? वेई शियान ने ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे व्यस्त कबीले को देखते हुए अचानक पूछा। एलिजा, वह बुरा नहीं है, एलिजा ने जवाब दिया। उसकी नजरें वू लियांग पर थीं, जो मजदूरों के बीच आराम से टहल रहा था, मुंह में घास का एक तिनका और हाथ पीछे बंधे हुए। वेई शियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदमी वास्तव में स्वर्ग से मिला एक विशेष उपहार हो सकता है। शायद वो किसी दिन हमें इन जंगली पहाड़ों से बाहर भी ले जाए। नैरेटर, एलिजा थोड़ी हैरान हुई और वेई शियान की ओर मुड़ी। आधे महीने की कड़ी मेहनत के बाद ईंटों और कोयले की पहली खेप आखिरकार तैयार थी। तब वू लियांग ने आधिकारिक तौर पर लौह अयस्क को गलाने के लिए एक सरल मिट्टी की भट्टी का डिजाइन पेश किया। उन्होंने पहले जो ईंटें बनाई थीं, वे सब इसी काम के लिए थीं। नैरेटर, चीफ वेई शियान के नेतृत्व में महिलाओं ने कबीले की पहली लोहे की भट्टी बनाना शुरू किया। उन्होंने लगभग 1 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक गोल गड्ढा खोदा, जिसमें हवा और पिघले हुए लोहे के लिए नीचे जगह छोड़ी गई थी। नैरेटर, गड्ढे की भीतरी दीवार पर मिट्टी और राख के मिश्रण की परत चढ़ाई गई थी। अंत में इसे आग से सुखाया गया ताकि ये इतना मजबूत हो सके कि लौह अयस्क को पिघलाने के लिए आवश्यक उच्च तापमान को सहन कर सके। नैरेटर, वू लियांग के लिए भट्टी सरल लेकिन व्यावहारिक थी, लेकिन पत्थर युग स्टोन एज में जी रही कबीले की महिलाओं के लिए ये एक असली चुनौती थी। नैरेटर, निर्माण के दौरान वे जिज्ञासा से भरी हुई थीं और वू लियांग के हर काम के बारे में आपस में फुसफुसा रही थीं। कबीले की महिला, ये आदमी इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? क्या ये वही नहीं है जिसे हमने पकड़ा था? चीफ और पुजारिन उसकी बात क्यों सुन रही हैं? दूसरी महिला, हे वू लियांग, हम दीवारों को कीचड़ से क्यों ढक रहे हैं? क्या बारिश होने पर ये गिर नहीं जाएगा? और ये छोटा सा छेद किस लिए है? नैरेटर, निर्माण का काम कर रही महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही थीं। कभी कभी तो वू लियांग पूरी तरह निशब्द, स्पीचलेस हो जाता था। ज्ञान, वो पुरानी कहावत सही थी। ज्ञान हमेशा उत्पादन की सबसे बड़ी शक्ति, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्शन होता है। वू लियांग ने सोचा कि क्या उसे कभी उनके लिए साक्षरता लिटरेसी की क्लास शुरू करनी चाहिए। नैरेटर, उसे लगा कि वो उनके साथ ब्लू स्टार की सभ्यता का ज्ञान साझा कर सकता है और इन आदिवासियों को एक छोटा लेकिन शक्तिशाली सरप्राइज दे सकता है। बेशक इसके लिए पहले सभ्यता के टेक्नोलॉजी ट्री के कई मुख्य हिस्सों को अनलॉक करना होगा। नैरेटर, आगे का रास्ता लंबा था, लेकिन अपने ज्ञान के साथ उन्हें बुनियादी बातें सिखाना बहुत कठिन नहीं होगा। नैरेटर, अगले कुछ दिनों में वू लियांग ने महिलाओं को मिट्टी मिलाने और दीवारें बनाने का निर्देश दिया और जितना संभव हो सके सरल भाषा में भट्टी के सिद्धांतों को समझाया। वू लियांग,
ये गड्ढा भगवान द्वारा हमें शक्ति प्रदान करने के लिए दी गई एक भट्टी है। इसे मिट्टी से ढकने से ये और अधिक मजबूत हो जाता है और उस आग को सहने के काबिल बन जाता है जो पत्थरों को पिघला देती है। वुलियांग, ये छोटा छेद वो जगह है जहाँ पवनदेव विंड गॉड अपनी सांसों के जरिए लपटों को और अधिक तेज करते हैं। नैरेटर, उसने ब्लू स्टार के भौतिक और रासायनिक सिद्धांतों को बड़ी चतुराई से कहानियों में बदल दिया ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे रहे। नैरेटर, महिला योद्धाओं ने श्रद्धा के साथ उसकी बातें सुनी और पहले से भी अधिक मेहनत की। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल मिट्टी नहीं मिला रही हैं बल्कि एक पवित्र वेदी सैक्रेड अल्टर बना रही हैं। नैरेटर, दिन भर कोयला बनाने का अपना काम खत्म करने के बाद एलिजा भट्टी वाली जगह पर आई। वो दूर खड़ी होकर वुलियांग को शांति से योद्धाओं को निर्देश देते हुए देखने लगी। नैरेटर, कभी वो गड्ढे की गहराई मापने के लिए नीचे झुकता, कभी मिट्टी के चिपचिपेपन की जांच करता और कभी महिलाओं को चीजें समझाता। वे अभिमानी और उग्र महिला योद्धाएं अब उसके सामने सौम्य मेमनों की तरह व्यवहार कर रही थीं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सब कुछ किया जो उसने कहा था। नैरेटर, एलिजा की भावनाएं अब और अधिक उलझ गई थीं। उसने महसूस किया कि वो अब इस आदमी के पार नहीं देख सकती। वह एक रहस्य की तरह था, शांत और एक अदम्य आकर्षण, इरेसिस्टिबल चार्म से भरा हुआ। वो उसे समझना चाहती थी, फिर भी उसे डर था कि वो इसमें कहीं बहुत गहराई तक न खिंच जाए। सिस्टम डिंग, उच्च क्षमता वाली एलिजा में बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल फ्लक्चुएशन का पता चला है। वफादारी, लॉयल्टी 0.2%। नैरेटर, वुलियांग के दिमाग में एक अचानक सिस्टम मैसेज गूंजा। वुलियांग है। वो एक पल के लिए जम गया, फिर पीछे मुड़ा। सामने एलिजा उसे छुपकर देख रही थी। नैरेटर, जब एलिजा को एहसास हुआ कि वुलियांग ने उसे देख लिया है तो वो जल्दी से मुड़ी और वहां से चली गई। उसके कदम काफी तेज थे। वुलियांग, आज इसे क्या हुआ है? वुलियांग ने मन ही मन सोचा। हाल ही में उसने देखा था कि ये महिला अक्सर उसे छुप छुप कर देखती थी और समय समय पर कहीं से भी सामने आ जाती थी। नैरेटर, हर बार उसे एलिजा से थोड़ा और लगाव महसूस होता, बस 0.2% और जैसे टूथपेस्ट निचोड़ना। वुलियांग ने अपना सिर हिलाया। एलिजा का दिल जीतने के लिए अभी भी समय था। एक बार जब उसने लोहा गलाने का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो उसे संभालना आसान हो जाएगा। नैरेटर, निर्माण कार्य कई दिनों तक चला। हर किसी के प्रयासों की बदौलत कबीले के केंद्र में आखिरकार एक सरल लेकिन मजबूत मिट्टी की भट्टी बनकर खड़ी हो गई। सब कुछ तैयार था, बस आखिरी कदम बाकी था। मुख्य पुजारिन एलिजा की गणना के अनुसार भट्टी जलाने का सबसे अच्छा समय तीसरे दिन की सुबह तय किया गया था। उस दिन पूरे ब्लैक रॉक कबीले ने अपना काम रोक दिया। हर कोई भट्टी के चारों ओर इकट्ठा हो गया, जिससे वहां एक घनी भीड़ जमा हो गई। उनके चेहरे तनाव, उम्मीद और श्रद्धा से भरे हुए थे। वे सभी एक चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे थे। कबीले की महिला एक, क्या आपको सच में लगता है कि पत्थर से लोहा बनाया जा सकता है? कबीले की महिला 2, ये तो अद्भुत है। कबीले की महिला 3, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन चीफ और पुजारिन को देखो, वे काफी गंभीर लग रहे हैं। कबीले की महिला 4, वे काले कोयले और लाल ईंटें पहले से ही अविश्वसनीय थीं। अगर वे वास्तव में पत्थर से 100 गुना सख्त कुछ बना सकते हैं तो हम। नैरेटर, महिलाओं की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वे शियान और एलिजा भट्टी के सामने पूरी गंभीरता के साथ खड़े थे। उन्होंने पारंपरिक औपचारिक पोशाक पहनी हुई थी। उनके पीछे कबीले की 50 सबसे अच्छी महिला योद्धाओं ने अनुशासन बनाए रखा। उनके चेहरे शांत और गंभीर थे। वुलियांग मुंह में घास का एक तिनका लिए और जेब में हाथ डाले लापरवाही से समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहा था। वुलियांग वो। नैरेटर, अंत में जैसे ही सूरज की पहली किरण बादलों को चीर कर निकली, ब्लैक रॉक कबीले में शंख हॉर्न्स की गूंज सुनाई दी। एलिजा, समय आ गया है, आग जलाओ। एलिजा ने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में घोषणा की। नैरेटर, वेश्यान ने एक तैयार मशाल ली और उसे भट्टी के आधार पर बने छेद में डाल दिया। आग की आवाज, सूखी लकड़ी और भट्टी के नीचे रखा कोयला तेजी से जलने लगा और गर्मी ने देखते ही देखते आसपास की हवा को झुलसाने वाली गर्मी में बदल दिया। वुलियांग,
धौंकनी बेलोस चलाओ, आग और तेज करो। वू लियांग ने धौंकनी चलाने वाली महिला योद्धाओं को चिल्लाकर आदेश दिया। नैरेटर, भट्टी के पास खड़ी कई शक्तिशाली महिलाओं ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से धौंकनी को खींचना और धकेलना शुरू कर दिया। हालांकि वे धौंकनी केवल जानवरों की खाल और लकड़ी से बनी थी, फिर भी वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह काम कर रही थी। हवा के तेज झोंकों की आवाज, हर खिंचाव के साथ हवा के शक्तिशाली झोंके छेद के जरिए भट्टी के अंदर पहुंचते। अंदर लपटें एक आग के सांप की तरह उठने लगी और भट्टी के ऊपरी हिस्से से गर्मी की लहरें निकलने लगी, जिससे हवा का दृश्य भी हिलता हुआ सा दिखने लगा। देखने वाली महिलाएं डर और विस्मय के साथ पीछे हट गईं। वू लियांग, अब इसमें लौह अयस्क आयरन ओर डालो। नैरेटर, जब वू लियांग को लगा कि तापमान सही है तो उसने एक अन्य समूह को कुचले हुए लौह अयस्क की टोकरियां लाने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें सावधानी से भट्टी के ऊपर बने एक साधारण रास्ते चूट से अंदर डाल दिया। वू लियांग, कोयला डालो। नैरेटर, उसकी आवाज फिर गूंजी और उसके पीछे पीछे काले कोयले की टोकरियां भी अंदर डाली गईं। एक के बाद एक परत, पहले लौह अयस्क फिर कोयला, क्रमशः डाली गई। हर किसी ने कड़ी मेहनत की। तपती गर्मी में पसीने से तरबतर होकर समय बीतता गया और आग तब तक और तेज होती गई जब तक कि पूरी भट्टी लाल होकर चमकने नहीं लगी। महिलाएं घबराहट में देख रही थीं, शायद ही कोई सांस लेने की हिम्मत कर रहा था। वू लियांग का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो अपने पहले लोहे के पिघलाव का परिणाम देखने के लिए बेताब था। समय समय पर वो तापमान और अंदर चल रही प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए भट्टी के छोटे छेद ऑब्जर्वेशन होल के पास जाता। वू लियांग सोचते हुए, पिघलाने की ये पुरानी विधि वास्तव में बहुत ताकत लेती है। वू लियांग ने सोचा, पिघलाने की ये पुरानी विधि वास्तव में बहुत ताकत लेती है। ये अच्छा है कि ये महिलाएं इतनी शक्तिशाली हैं, वरना केवल भट्टी में ईंधन डालना और धौंकनी चलाना ही कई टीमों को थका देता। नैरेटर, उसने मन ही मन आह भरी। एक बार जब उनकी तकनीक बेहतर हो जाएगी तो उसने एक सुरक्षित और अधिक कुशल पिघलाने की प्रक्रिया अपनाने की योजना बनाई। आखिरकार उन्हें भविष्य में स्टील बनाने की आवश्यकता होगी और ये पुरानी भट्टी कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। वेईशियान, कैसा चल रहा है? वू लियांग, वेईशियान और एलिजा उसके पास आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वू लियांग, चिंता मत करो, ये लगभग तैयार है। वू लियांग ने वेईशियान के लाल चेहरे और एलिजा की चिंतित आंखों की ओर देखते हुए कहा, हवा देना जारी रखें और आग की लपटों को और तेज करें। नैरेटर, गर्मी अभी भी पर्याप्त नहीं थी। 2 घंटों के बाद भट्टी के अंदर का लौह अयस्क आखिरकार चमकीले लाल तरल में बदल गया, जो नीचे की ओर तेजी से बुलबुले छोड़ रहा था। वू लियांग, बहुत अच्छा, अब लोहा निकालने की तैयारी करें। वू लियांग की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने ये घोषणा की। नैरेटर, ये सुनकर हर कोई घबराहट के साथ भट्टी की ओर देखने लगा। पहले से तैयार 2 महिला योद्धाओं ने भट्टी के नीचे सील किए गए लोहे के निकास द्वार को खोलने के लिए विशेष पत्थर की कुदालों का इस्तेमाल किया। सराहना और गर्मी की आवाज, एक तीखी गंध वाला नीला धुआं निकला, जो रेत और मिट्टी से बने एक सांचे मोल्ड में गर्म चमकीला लाल पिघला हुआ लोहा लेकर आ रहा था। कबीले के लोग, ओह, पत्थर सच में पिघल रहे हैं, कितना भयानक तापमान है, ये बहुत गर्म है। भीड़ अविश्वास के साथ चिल्लाई। नैरेटर, वेईशियान और एलिजा ने पिघले हुए लोहे के प्रवाह को करीब से देखा। तनाव के कारण उनकी सांसें धीमी हो गई थीं। जल्द ही लोहे के तरल ने रेत के सांचे को भर दिया। वू लियांग ने महिलाओं को निकास द्वार को गीली मिट्टी से ढकने का निर्देश दिया। वू लियांग, अब इसे प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दें। नैरेटर, वू लियांग के मार्गदर्शन में सभी ने सांचे में लाल चमक को धीरे धीरे फीका पड़ते देखा। जब सामग्री पूरी तरह से ठंडी हो गई और तरल लोहा एक गहरे भूरे रंग के ठोस ब्लॉक में बदल गया तो सब हैरान रह गए। कबीले का सदस्य, क्या ये लोहा है? ये तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहा, भीड़ में से किसी ने संदेह के साथ पूछा। वू लियांग मुस्कुराया और एक महिला योद्धा से कहा, अपनी सबसे पैनी पत्थर की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो और इस पे एक बार वार करो। नैरेटर, महिला ने सिर हिलाया, अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया। टंकार की आवाज, शक्तिशाली वार के पलटवार से उसका हाथ सुन्न हो गया, जिससे वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गई और उसकी कुल्हाड़ी गिरने ही वाली थी। उसने नीचे देखा और दंग रह गई। लोहे के ब्लॉक पर केवल एक हल्का सफेद निशान था, लेकिन उसकी गर्वित पत्थर की कुल्हाड़ी के ब्लेड पर एक बड़ा गहरा निशान पड़ गया था। हैरानी की आवाज। नैरेटर, चारों ओर से हैरानी की आवाजें आने लगीं।
हर कोई इस दृश्य को देखकर चकित था। कबीले के लोग, ये बहुत सख्त है, अब हम सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं। कबीले की महिलाएं खुशी से चिल्लाने लगी। नैरेटर, वेई शियान जल्दी से आगे बढ़ी और धीरे से उस अभी भी गर्म सख्त लोहे के ब्लॉक को छूने के लिए नीचे बैठी। ब्लैक रॉक कबीला आखिरकार पत्थर युग स्टोन एज से बाहर निकल चुका था और यह सब केवल उसकी वू लियांग वजह से था। उसने अचानक वू लियांग की ओर देखा। उसकी आंखें सच्ची श्रद्धा और प्रशंसा से भरी हुई थीं। इस व्यक्ति ने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की और न ही कोई झूठे वादे किए। उसने वास्तव में कबीले की किस्मत बदलने की उम्मीद जगाई। सिस्टम अधिसूचना। वेई जियान वेई शियान की भावनाओं में भारी उतार चढ़ाव पाया गया। सम्मान और प्रशंसा में काफी वृद्धि हुई है। वफादारी 20%। डिंग, वेई जियान से एक मजबूत भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला, जिससे मेजबान के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा पैदा हुई। डिंग, वेई जियान अब आपको उस व्यक्ति के रूप में देखती है जो कबीले की नियति बदल सकता है। आप उसके जीवन में एक चमकती रोशनी बन गए हैं। डिंग, वेई जियान का मूड बहुत उत्साहित है और वो आपसे जुड़ने की तीव्र इच्छा रखती है। डिंग, एक उच्च क्षमता वाले लक्ष्य एलिजा से एक बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव मिला, जिससे उसका समर्पण स्तर 20% बढ़ गया है और अब वो आपकी प्रशंसा करती है और आपको सम्मान से देखती है। डिंग, एलिजा का मूड भी उत्साहित है और वो आपसे जुड़ने की तीव्र इच्छा रखती है। वू लियांग मुड़ा और इस समय वेई जियान और एलिजा दोनों उसे चंचल और फ्लर्टी भावों के साथ देख रही थीं। वाह, क्या ये दोनों महिलाएं अब खुद को रोक नहीं पा रही हैं? मैंने तो अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं है। भविष्य के बड़े दृश्यों में क्या वे खुशी से चिल्लाने और उछलने नहीं लगेंगी? मेरे सामने जो धातु है वो तकनीकी रूप से कास्ट आयरन है, जो बहुत कठोर है लेकिन भंगुर ब्रिटल है और इसमें लचीलापन कम है। इसे एक अच्छे हथियार में बदलने के लिए इस भंगुर कच्चे लोहे को उपयोगी स्टील में संसाधित प्रोसेस किया जाना चाहिए। डिंग, पता चला है कि मेजबान ने कॉन्स्यूक ब्रॉन्ज एज को पार कर लिया है और अपना पहला लॉ अयस्क प्रगलन आयरन और स्मेल्टिंग पूरा कर लिया है। डिंग, बधाई हो, आपने पाषाण युग स्टोन एज के अंत को हासिल कर लिया है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी ट्री से पुरस्कार, एक शुरुआती फोर्जिंग महारत कौशल और ठंडे हथियारों के प्रगलन और फोर्जिंग ब्लूप्रिंट का एक पूरा सेट। डिंग, बधाई हो, आपने लॉ अयस्क प्रगलन का पड़ाव पार कर लिया है। पुरस्कार, एक एनीलिंग तकनीक और कार्बन घुसपैठ के साथ एक स्टील फोर्जिंग तकनीक। डिंग, आप ब्लैक रॉक कबीले को पाषाण युग से बाहर ले जाएंगे। ये इतिहास में एक शानदार मील का पत्थर है और इसे कबीले के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे ही मैं झपकी लेने वाला था, मुझे ये सफलता मिल गई। पुरस्कारों की सूचनाओं की झड़ी सुनकर वू लियांग का हृदय हर्ष से भर गया। कार्बन घुसपैठ के साथ तथाकथित अब्लॉक स्टील को चारकोल की आग में इस आदिम कच्चे लोहे को बार बार गर्म करके मोड़कर और पीटकर बनाया जाता है, जिससे इसकी कार्बन सामग्री बढ़ जाती है और ये स्टील में बदल जाता है। इन तकनीकों के साथ वो अब वर्तमान परिस्थितियों में लोहे के अच्छे हथियार और उपकरण बना सकता है। जहां तक स्तरित स्टील, लेयर्ड स्टील या स्टील इन्फ्यूजन विधियों जैसी तकनीकों का सवाल है, उन्हें शायद बाद में औद्योगिक तकनीक के और उन्नत होने तक इंतजार करना होगा। हालांकि मैं अब संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने शून्य से कुछ बनाने की समस्या हल कर ली है। वू लियांग लोहे की सिल्लियों के पास गया और कबीले की उत्साहित महिलाओं की ओर देखा। उसने जोर से चिल्लाया, ये तो बस शुरुआत है। उत्पादन बढ़ाएं और लोहे के ब्लॉक बनाना जारी रखें। वू लियांग ने फिर पास के एक खुले स्थान की ओर इशारा किया और वेई जियान से कहा, चीफ वेई जियान, मुझे हमारी अग्निरोधक ईंटों का उपयोग करके यहाँ एक लोहार की कार्यशाला ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप बनाने की आवश्यकता है। एक लोहार की कार्यशाला। वेई जियान और एलिसा दोनों उलझन में दिखी। ये विशेष रूप से हमारे द्वारा उत्पादित लोहे के ब्लॉक से हथियार बनाने की जगह है, वू लियांग ने सरलता से समझाया। उसने जल्दी से कोयले से जमीन पर एक बुनियादी योजना बनाई। एक अर्ध खुला शेड जिसके अंदर कई अलग अलग भट्टियां थीं। एक भट्टी लोहे की सिल्लियों को तब तक दोबारा गर्म करने के लिए है जब तक कि वे लाल न हो जाएं, और दूसरी धातु को पीटने के लिए एक फोर्ज है। समझ गई? वेई जियान ने वू लियांग के निर्देशों के अनुसार जल्दी से आदेश दिए।
लोहे के प्रगलन की सफलता देखने के बाद उत्साहित महिलाओं ने बिना थके अथक परिश्रम किया। आधे दिन से भी कम समय में एक साधारण लेकिन पूरी तरह कार्यात्मक लोहार की कार्यशाला बनकर तैयार हो गई। वू लियांग ने किसी के लिए एक बड़ा खोखला लट्ठा खोजने का प्रबंध किया, जानवरों की खाल और लकड़ी से पिस्टन शैली की धौंकनी बेलोज बनाई और लचीली लताओं के साथ एक ड्राइव तंत्र बनाया। जब दो महिला योद्धाओं ने पैडल पे पैर रखा, जिससे बड़ा पिस्टन लट्ठे के अंदर आगे पीछे होने लगा, तो वेंट से हवा का एक तेज प्रवाह निकला, जिससे भट्टी में कोयले की चिंगारियां उड़ने लगी। वाह, ये अद्भुत है। दोनों महिला योद्धा लियांग के नए आविष्कार से एक बार फिर चकित रह गईं। आग की समस्या को सुलझाने के बाद अगला कदम हथौड़ा और निहाई एनविल था, लेकिन इसने मुर्गी पहले या अंडा जैसी समस्या पैदा कर दी। पहले क्या आया, हथौड़ा या निहाई? बिना हथौड़े के वे हथियार कैसे बना सकते थे? कुछ देर सोचने के बाद वू लियांग को एक उपाय सूझा। उसने महिलाओं से ग्रेनाइट का एक बड़ा बहुत कठोर टुकड़ा खोजने को कहा, जिसे वे एक अस्थायी निहाई के रूप में उपयोग करने के लिए समतल कर देंगी। फिर उसने सबसे मजबूत महिला योद्धाओं को चुना, जिनमें से प्रत्येक ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए पानी में भीगी हुई जानवरों की मोटी खाल पहनी थी। लोहे की पहली सिल्लियों को लाल होने तक गर्म करने के बाद वू लियांग ने महिला योद्धाओं को पत्थर के हथौड़ों से उस पर प्रहार करने के लिए निर्देशित किया। स्मैश। वू लियांग के आदेश पर कई महिला योद्धाओं ने भारी पत्थर के हथौड़े उठाए और बारी बारी से सिल्लियों पर वार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। प्रहारों की धीमी आवाज लगातार गूंजती रही और प्रत्येक वार से लोहे की सिल्लियां थोड़ी और विकृत होती गईं। तेज गर्मी के कारण पत्थर के हथौड़े बार बार टूटते रहे, इसलिए उन्होंने उन्हें नए हथौड़ों से बदल दिया। धीरे धीरे लोहे की सिल्लियों को पीटकर एक लंबे आकार में बदल दिया गया। बार बार गर्म करने और पीटने से कच्चे लोहे के हथौड़े ने धीरे धीरे आकार ले लिया। लोहे का हथौड़ा तैयार होने से फोर्जिंग बहुत आसान हो गई। वू लियांग ने टूटे हुए ग्रेनाइट ब्लॉक की जगह एक सपाट निहाई बनाने के लिए उसी विधि का उपयोग किया। सब कुछ तैयार था। चिमटे के कुछ जोड़े बनाने के बाद वू लियांग ने एक दहकते हुए लाल लोहे के टुकड़े को निहाई पर रखा। फिर उसने पास की एक महिला योद्धा से बात की, जिसका नाम कैरा कैरा था, जिसमें लोहारगिरी ब्लैकस्मिथिंग के लिए कुछ प्रतिभा थी। कैरा, यहाँ आओ, इस हथौड़े का उपयोग करो और यहाँ प्रहार करो। कैरा कबीले की शिकार टीम की एक स्क्वाड लीडर थी, लंबी और मजबूत, जिसकी बाहें शक्तिशाली थीं। हाँ, उसने वू लियांग पर पूरी तरह भरोसा किया। हालांकि वो थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी उसने हथौड़ा उठाया और प्रहार करना शुरू कर दिया। कार्यशाला में साफ और तेज आवाजें गूंजने लगीं और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही, जारी रखो। वू लियांग ने संतोष के साथ सिर हिलाया। उसके मार्गदर्शन में कैरा और अन्य महिला योद्धाओं ने धातु के औजार बनाना सीखना शुरू किया। उन्होंने सरल कार्यों से शुरुआत की, लोहे के ब्लॉकों को लोहे की छड़ों में बदलना और फिर उन छड़ों को नुकीले भालों स्पीयर हेड्स का आकार देना। धातु पर पड़ते हथौड़ों की आवाज और महिलाओं के शोर से पूरी कार्यशाला गूंज उठी। ये काम आसान नहीं था। महिलाओं के चेहरे और शरीर कालिख से ढके हुए थे। उनका पसीना उनके चमड़े के कवच से रिस रहा था, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। जल्द ही नुकीले लोहे के भालों का पहला जत्था तैयार हो गया। कबीले के लोग तैयार लकड़ी के डंडे लाए और पूरे भाले बनाने के लिए उनमें लोहे के सिरे लगा दिए गए। ढालें लाओ, सबसे मजबूत वाली। वू लियांग ने वेईजियान वेईशन की ओर देखा। कोई कबीले की सबसे टिकाऊ ढालें ले आया, जो परीक्षण के लिए जानवरों की खाल और लकड़ी की कई परतों से बनी थी। एक महिला योद्धा ने लोहे का भाला पकड़ा, गहरी सांस ली और अचानक आगे की ओर वार किया। थप, एक हल्की सी आवाज आई। वह मोटी ढाल, जो जंगली सुअर के दांतों और काले भालू के पंजों को रोकने के लिए काफी मजबूत थी, लोहे के भाले द्वारा कागज की एक पतली चाट की तरह आसानी से छेद दी गई। वाह, ये बहुत तेज है। ये पत्थर के भाले से 10,000 गुना बेहतर है। हर कोई खुशी से झूम उठा। इस तरह के हथियार के साथ अब उसे किस खूंखार जानवर या भयानक दुश्मन से डरने की जरूरत थी। वेईजियान ने लोहे का भाला उठाया और संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। वू लियांग ने सिर हिलाया और कहा,
ये लोहे का भाला वाकई बहुत अच्छा है। अब से हमारा ब्लैक रॉक कबीला, ब्लैक रॉक ट्राइब महान वाइल्डरनेस पर्वत में अजेय होगा। वेई जियान की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वू लियांग मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक उपयुक्त हथियार मिलना चाहिए। एक लीडर के रूप में तुम अभी भी पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर सकती, है ना? बोलने के बाद वू लियांग मुड़ा और वापस भट्टी की ओर चला गया। उसने भट्टी से लोहे का एक बड़ा टुकड़ा निकाला जो विशेष रूप से वेई जियान के लिए रखा गया था। 1 मिनट रुको, मैं व्यक्तिगत रूप से एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जो तुम्हारा होगा। वू लियांग की बातों ने वेई जियान को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया और वो अप्रत्याशित रूप से भावुक हो गई। अगले कुछ घंटों तक वू लियांग लोहे पर हथौड़े चलाता रहा। उसकी कुशल तकनीक और ताकत ने उसे एक अनुभवी लोहार की तरह बना दिया। हर बार जब उसने लोहे को मोड़ा, पीटा, ठंडा किया और फिर से गर्म किया, तो उसने ये सब सुचारू रूप से और सटीक रूप से किया। ये सभी क्रियाएं निर्बाध थीं और हर विवरण को पूरी तरह से संभाला गया था। वेई जियान पास में ही खड़ी रही और बिना हिले डुले देखती रही। उसने उस आदमी के एकाग्र चेहरे और उसकी बाहों की मांसपेशियों को देखा जो हथौड़ा चलाते समय उभर रही थी। वेई जियान वेईशियन ने वू लियांग की आंखों में देखा जो आग की रोशनी से लाल चमक रही थी और उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। ये आदमी व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक हथियार बना रहा था। अंत में जैसे ही शाम ढली, वू लियांग ने लोहे को ठंडा करने के लिए डबल ब्लेड वाली कुल्हाड़ी को पानी में डाल दिया और भट्टी से घना सफेद धुआं उठा। जैसे ही धुआं छेंटा, डबल ब्लेड वाली कुल्हाड़ियों की एक मजबूत जोड़ी अपने असली रूप में सामने आई। कुल्हाड़ियां भारी थीं और उनकी धार सूर्यास्त की रोशनी में ठंडी नीली चमक के साथ झिलमिला रही थी। कुल्हाड़ियों के हत्थे सबसे सख्त लकड़ी से बने थे, जिन्हें फिसलने से रोकने के लिए चमड़े की रस्सियों से लपेटा गया था और उन पर लोहे के भारी छल्ले लगे हुए थे। ये डिजाइन कुल्हाड़ी चलाते समय संतुलन बढ़ाता था और प्रहार करने के लिए एक कुंद हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कुल्हाड़ियों की जोड़ी को पहली बार देखने पर वेई जियान बहुत प्रभावित हुई और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आजमाना चाहोगी? वू लियांग मुस्कुराया और कुल्हाड़ियां वेई जियान की ओर बढ़ा दी। हाँ। वेई जियान ने खुशी खुशी कुल्हाड़ियां ली, लेकिन तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहें भारी हो गई हैं और नीचे की ओर झुक गई हैं। वाह, ये तो बहुत भारी है। उसकी पुरानी पत्थर की कुल्हाड़ी की तुलना में ये कम से कम 10 गुना भारी थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद इसे संभालना काफी मुश्किल था। फिर भी जब वू लियांग ने इसे पकड़ा था तो ये कितना हल्का लग रहा था। वेई जियान वू लियांग की ताकत के बारे में सोचकर दंग रह गई। उसकी शक्ति पहले ही उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। शुरू में थोड़ा अटपटा लगना सामान्य है, समय के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वू लियांग ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया। वेई जियान हमेशा से दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रही है और वू लियांग की बातों ने उसकी प्रतिस्पर्धी भावना को जगा दिया। वो पहले से ही कुल्हाड़ी चलाने में कुशल थी और थोड़े समय के अभ्यास के बाद उसने जल्दी ही इसे संभालना सीख लिया। दोनों हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़कर वेई जियान ने उन्हें पूरी ताकत से घुमाया। तेज ब्लेड हवा को चीरते हुए निकल गए। कुल्हाड़ियां उसकी बाहों का हिस्सा लगने लगीं और उसकी ताकत को पूरी तरह से दिशा दे रही थीं। इसके बाद वेई जियान पास के एक बड़े पत्थर की ओर बढ़ी। उसकी 20 ब्लेड बर्निंग क्षमता तुरंत सक्रिय हो गई और उसने दोनों कुल्हाड़ियों से पत्थर पर जोरदार प्रहार किया। धमाका! पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और पत्थर का बड़ा हिस्सा तुरंत चकनाचूर हो गया। लीडर बहुत शक्तिशाली है। वेई जियान खुद भी दंग रह गई और उसे इन नई कुल्हाड़ियों से और भी लगाव हो गया। धन्यवाद, मुझे वाकई ये कुल्हाड़ियां बहुत पसंद आईं। उसने आभार भरी आंखों से वू लियांग की ओर देखते हुए कहा। एलिजा शांत और विचारशील होकर वू लियांग को ध्यान से देख रही थी। उस रात ब्लैक रॉक कबीले ने एक भव्य बॉनफायर पार्टी का आयोजन किया। वेई जियान बहुत अच्छे मूड में थी और एक के बाद एक फलों की शराब के प्याले पी रही थी। कबीले की महिलाएं जलती आग के चारों ओर इकट्ठा हुईं, भुना हुआ मांस खाया और फलों की शराब पी। वे आज की अपनी महान उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए जोर जोर से गा रही थीं। हर कोई बहुत खुश था।
जब उत्सव का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया तो वेई जियान वेश्यान भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने शराब पी रही महिलाओं के एक समूह से वू लियांग को बाहर निकाला और उसे आगे ले आई। उसके जंगली और आकर्षक चेहरे पर हल्का सा नशा झलक रहा था और उसने निडरता से वू लियांग की ठुड्डी ऊपर उठाई। चलो मेरे साथ तंबू टेंट में चलो। ओह ओह ओह, लीडर बहुत शक्तिशाली है। वू लियांग, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हाँ, आज लीडर को एक अनमोल खजाना मिला है। बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना शक्तिशाली है। वू लियांग ने जंगली आकर्षण से भरी महिला वेई जियान की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी इच्छा साफ झलक रही थी। अब और इंतजार नहीं कर सकता। वू लियांग ने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाला और अपने होंठ उसके कान के पास ले गया। उस गर्म सांस ने वेई जियान को सिहरा दिया और उसके गाल लाल हो गए। सही कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। वेई जियान ने अपना गला साफ किया और निडरता से चिल्लाकर कहा, आज रात मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैं कितनी अद्भुत हूँ। भीड़ के शोर को नजरअंदाज करते हुए वेई जियान ने वू लियांग का हाथ पकड़ा और अपने तंबू की ओर चल पड़ी। भीड़ के बीच खड़ी एलिसा ने फलों की शराब का गिलास थामे हुए उनके जाने को जटिल भावनाओं के साथ देखा। कुछ महिला योद्धा उसके पास जमा हो गई। हाई प्रीस्टेस, लीडर को देखो, वो अब उस आदमी से दूर नहीं रह सकती। हाँ, लीडर पहले बहुत अलग हुआ करती थी। एलिसा ने कुछ नहीं कहा। उसने एक ही घूंट में अपनी शराब खत्म कर दी। उस तीखे तरल ने उसका गला तो जला दिया, लेकिन उसके अंदर की अजीब बेचैनी को शांत नहीं कर सका। वो थोड़ा उदास और शायद थोड़ी ईर्ष्यालु महसूस कर रही थी। हाई प्रीस्टेस, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? एक महिला योद्धा ने जिज्ञासा से पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी है। एलिसा ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। तुम सब खेलती रहो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। जब वो वेई जियान के तंबू के पास से गुजरी तो वो रुक गई। अंदर आग की रोशनी में दो परछाइयां दिखाई दे रही थीं और उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एलिसा का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वो चुपके से पास गई और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। वेई जियान अपना चमड़े का कवच उतार रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वेई जियान अपने चमड़े के पट्टों को खोल रही थी। उसकी आवाज में एक संतुष्ट आह थी। क्या ये उन दो कुल्हाड़ियों की वजह से है? वू लियांग ने उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। हाँ भी और नहीं भी। वेई जियान ने अपना भारी कवच उतार दिया, जिससे उसकी पसीने से भीगी हुई लिनन की शर्ट सामने आ गई, जो उसके मजबूत शरीर को दर्शा रही थी। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद दिख रही है। वो वू लियांग के पास गई और अनपेक्षित रूप से उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वू लियांग, तुम वही हो जिसने मुझे उम्मीद दी। वू लियांग ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। उम्मीद मुफ्त नहीं मिलती, इसकी हमेशा एक कीमत होती है। मैं समझती हूँ। अचानक वेई जियान ने वू लियांग को जोर से पीछे पड़े जानवरों की खाल के बिस्तर पर धकेल दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गई और उसे नीचे की ओर देखने लगी। आज रात मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि ब्लैक रॉक कबीले की रानी क्वीन ऑफ द ब्लैक रॉक ट्राइब अपनी कीमत कैसे चुकाती है। तंबू के बाहर एक चट्टान के पीछे छिपी एलिसा ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसका चेहरा तुरंत गर्म हो गया, जैसे जल रहा हो। ये वेई जियान, वो ऐसा कैसे कर सकती है? एलिसा ने अपना कान और करीब लगाया। सिस्टम अधिसूचना डिंग। उच्च क्षमता वाले लक्ष्य। एलिसा में तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखा। मानसिक बचाव टूटने लगा। समर्पण स्तर 0.5%। डिंग। एलिसा को गहरा मानसिक झटका लगा। समर्पण स्तर 0.1%। डिंग। एलिसा का एक अज्ञात जुड़ाव है। समर्पण स्तर 0.7%। डिंग। समर्पण स्तर 0.4%। तंबू के अंदर वू लियांग जंगली रानी के अभूतपूर्व जुनून का आनंद ले रहा था, लेकिन अचानक सिस्टम अधिसूचनाओं की आवाज ने उसके दिमाग को भर दिया। वे संदेशों से भरी स्क्रीन की तरह दिखाई दे रहे थे, एक एक करके लेकिन लगातार। वू लियांग क्षण भर के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी ही समझ गया। है, ये छोटी लड़की बाहर छिपकर बातें सुन रही है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तंबू के अंदर की आवाजें और भी बेपरवाह हो गईं। बाहर एलिसा ठंडी चट्टान के सहारे झुक गई। वो खुद को जमीन पर गिरने से बमुश्किल ही रोक पा रही थी। नहीं, अगर मैंने सुनना जारी रखा तो मैं पागल हो जाऊंगी। एलिसा जल्दी से अपने तंबू में वापस चली गई, खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और अपने सिर को जानवरों की खाल से कसकर ढेंक लिया। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती रहीं,
जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। एलिसा के लिए वो रात बिना नींद वाली रहने वाली थी। लीडर, अब कौन ज्यादा ताकतवर है? वू लियांग ने वेई जियान की ओर देखा, जो थकी हुई लेटी हुई थी और भारी सांसें ले रही थी। वो संतोष से मुस्कुराया। अगर अभी एक सिगरेट होती तो वो एकदम सही होता। वेई जियान ने उस पर एक नजर डाली और जवाब में धीरे से कुछ कहा। वू लियांग बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसे पता चल गया था कि आज रात वेई जियान पूरी तरह से उसकी हो गई है। जहां तक तंबू के बाहर सुन रही हाई प्रीस्टेस का सवाल है, अपना समय लो, एक एक करके। वू लियांग जानवरों की कोमल खाल पर लेट गया और अपने अगले कदमों की योजना बनाने लगा। उनके पास अब धातु के औजार थे, इसलिए अब कबीले की ताकत और कौशल दोनों में सुधार करने का समय था। अगले दिन सूरज आसमान में चमक रहा था। वू लियांग तरोताजा महसूस करते हुए चीफ के तंबू से बाहर निकला, अपनी बाहों को फैलाया और महसूस किया कि उसकी हड्डियां रिलैक्स हो गई हैं। तंबू के अंदर वेई जियान अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, लेकिन उसका थका हुआ चेहरा दिखा रहा था कि उसने पिछली रात कितनी मेहनत की थी। कबीले की महिलाएं अब हैरान नहीं दिख रही थीं। इसके बजाय उनकी आंखों में स्वीकार्यता और यहाँ तक कि ईर्ष्या भी थी। उनके लिए एक ताकतवर पुरुष के पास सबसे ताकतवर महिला होनी चाहिए, और चीफ की स्थिति ने वू लियांग की ताकत साबित कर दी थी। वू लियांग ने नदी के पास नहाना खत्म किया और लोहार की कार्यशाला में आज के काम की जांच करने ही वाला था कि तभी उसकी मुलाकात एलिसा से हुई। वू लियांग को देखते ही उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वू लियांग, सुप्रभात हाई प्रीस्ट मुख्य पुजारी, वू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कल रात ठीक से सो नहीं पाई? नरेशन, उसकी आंखों के नीचे साफ काले घेरे और थका हुआ चेहरा देखकर वू लियांग उसे चिढ़ा रहा था। एलिसा के गाल हल्के लाल हो गए। लौटने के बाद वो पूरी रात मुश्किल से सो पाई थी। उसका दिमाग वू लियांग की उन परेशान करने वाली यादों से भरा था। एलिसा, मैं तो बस कबीले के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही थी, इसलिए देर हो गई, उसने घबराते हुए सफाई दी। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। वू लियांग, ओह सच में? वू लियांग थोड़ा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, मुझे लगा कि हाई प्रीस्ट कल रात की उस लड़ाई में इतनी दिलचस्पी ले रही थी कि वो पूरी रात दीवार से कान लगाकर सुन रही थी। एलिसा, तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। एलिसा की आवाज तीखी हो गई, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। वू लियांग, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी तनाव में क्यों हो? उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और एलिसा की बात से सहमत होते हुए कहा, सही बात है हाई प्रीस्ट, आप इतनी पवित्र और महान हैं। आप दूसरों की बातें छिपकर सुनने जैसा काम तो कभी नहीं करेंगी, है ना? नरेशन, एलिसा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसे जरूर कल रात के बारे में पता चल गया है। क्या इस आदमी की आंखें टेंट के बाहर भी हैं? मुझे लगा मैंने सब कुछ अच्छे से छुपा लिया था, फिर भी पकड़ी गई। कितनी शर्मनाक बात है। एलिसा, कितने उबाऊ हो। एलिसा ने मन ही मन सोचा कि काश उसे छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। उसने गुस्से में वू लियांग की ओर देखा और भागने के लिए मुड़ी। वू लियांग, अरे रुको हाई प्रीस्ट। वू लियांग ने उसकी कलाई पकड़ ली। नरेशन, एलिसा की कलाई कोमल और ठंडी थी और उस हल्के स्पर्श ने वू लियांग के दिल में हलचल पैदा कर दी। विक्सियन की ताकत और जंगलीपन के मुकाबले एलिसा झरने जैसी शुद्ध महसूस हो रही थी। एलिसा, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। वू लियांग के बड़े हाथ ने एलिसा को पकड़ रखा था, जिससे वो किसी बिजली के झटके की तरह छटपटाने लगी। वू लियांग, घबराओ मत, मैं बस तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वू लियांग ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसकी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। एलिसा ने उसे शक की नजरों से देखा। वू लियांग, लीडर विक्सियन को इन दिनों ठीक से आराम करने की जरूरत है। कबीले की बहुत सी चीजों पर तुम्हारे ध्यान की जरूरत है। एलिसा, ये मेरा कर्तव्य है। उसने सिर हिलाया और उसका लहजा थोड़ा नरम हुआ। वू लियांग, सिर्फ हथियारों से कबीला मजबूत नहीं बनेगा। कबीले को लंबे समय के लिए स्थापित करने के लिए क्या तुम जानती हो सबसे जरूरी क्या है? एलिसा ने एक पल सोचा। बेशक, जनसंख्या और भोजन। वू लियांग, बिल्कुल सही। वू लियांग ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जनसंख्या बढ़ाने पर काम कर रहा हूँ। जब उसने ये कहा तो उसने एक अर्थपूर्ण नजरों से एलिसा की ओर देखा। इससे एलिसा का शांत चेहरा फिर से लाल होने लगा। वू लियांग, रही बात खाने की,
तो सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना बहुत अनिश्चित है। नरेशन, वुलियांग पास की एक खुली जगह पर गया। वुलियांग, ये जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर हम अभी खेती शुरू करते हैं तो हमें भविष्य में भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एलिजा, खेती? हम खुद? एलिजा ने हैरानी से पूछा। वुलियांग, सरल भाषा में कहें तो आप अलग अलग पौधों के बीज इकट्ठा करते हैं, उन्हें बोते हैं, उन्हें बढ़ने और पकने देते हैं और फिर उनकी कटाई करके उन्हें स्टोर जमा कर लेते हैं। नरेशन, वुलियांग मुस्कुराया और मुट्ठी भर मिट्टी उठाने के लिए नीचे झुका। वुलियांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि उन्हें कैसे उगाना है। इस तरह हम वही उगा सकते हैं जो हम चाहते हैं। उन्हें जंगली पौधों की तुलना में बड़ा, बेहतर और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। एलिजा उलझन में दिखी। खुद का उगाना, लेकिन पौधों का विकास तो जमीन पर निर्भर करता है। हम इसमें दखल कैसे दे सकते हैं? वुलियांग, किसने कहा कि हम नहीं कर सकते? वुलियांग फिर से मुस्कुराया। जमीन को भी खुश किया जा सकता है जब तक हम इसके स्वभाव को समझते हैं और जानते हैं कि इसे क्या पसंद है। हम इससे ढेर सारे फल पैदा करवा सकते हैं। ये इंसानों जैसा ही है, समझी? नरेशन, एलिजा को लगा जैसे वो समझ तो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे महसूस हुआ कि वुलियांग की बातों का कोई गहरा अर्थ था। वुलियांग ने एलिजा के साथ खेती का कुछ बुनियादी ज्ञान साझा किया, जिसे उसने बहुत ध्यान से सुना। उसने समझाया कि जमीन कैसे तैयार की जाती है, खाद कैसे डाली जाती है, सिंचाई कैसे होती है, कब बीज बोना है और फसल की देखभाल और कटाई कैसे करनी है। एलिजा ने फटी आंखों से ये सब सुना। वुलियांग की हर बात उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। ये ऐसी चीजें थीं जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थीं। एलिजा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? एलिजा पूछे बिना नहीं रह सकी। वुलियांग को देखने का उसका नजरिया बदल गया था। अब उसकी आंखों में जिज्ञासा और सीखने की इच्छा थी। वुलियांग, एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग ने, वुलियांग ने सहजता से जवाब दिया। उसने एलिजा की उत्सुक आंखों को देखा और मन ही मन एक अंदाजा लगाया। यह महिला निश्चित रूप से विक्जियन से अलग थी। विक्जियन एक ठेठ योद्धा थी जो ताकत की पूजा करती थी और मानती थी कि केवल शक्तियों से झुका सकती है। लेकिन एलिजा एक विद्वान की तरह थी। एक पुजारी होने के नाते उसका गर्व उसकी बुद्धिमानी और आस्था से आता था। वुलियांग मन में सोचते हुए, अगर मैंने विक्जियन की तरह यहाँ भी ताकत का इस्तेमाल किया तो वो शायद इसे पसंद नहीं करेगी। उसे जीतने के लिए मुझे उसके सबसे गौरवशाली हिस्से यानी उसकी बुद्धिमानी पर प्रहार करना होगा। मुझे उसे ये दिखाना होगा कि उसका ज्ञान मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तभी वो मेरा सम्मान करेगी और अपना दिल खोलेगी। नरेशन, ये महसूस करते ही वुलियांग की योजना और साफ हो गई। उसने एलिजा के चेहरे पर थोड़ी गंदगी और राख देखी और धीरे से उसे अपने हाथ से पोंछ दिया। वुलियांग, तुम यहाँ से गंदी हो गई हो। वुलियांग के हाव भाव बहुत ही स्वाभाविक और कोमल थे। नरेशन, एलिजा पूरी तरह से सुन्न हो गई। उसे अपने गाल से शुरू होकर पूरे शरीर में एक सनसनी महसूस हुई। एलिजा, तुम क्या कर रहे हो? एलिजा अचानक घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका दिमाग जैसे खाली हो गया। जब तक वो कुछ समझ पाती, वुलियांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसने अपनी उंगली पर राख का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे एलिजा के सामने लहराया। वुलियांग, क्या हाई प्रीस्ट इतनी डरपोक हैं? यहाँ देखो। वुलियांग मुस्कुराया और सुबह की धूप में उसकी मुस्कान और भी आकर्षक लग रही थी। नरेशन, एलिजा एक डरे हुए हिरन की तरह पीछे उछल गई। एलिजा, तुम। एलिजा हिचकिचाई, अपना चेहरा ढांक लिया। वो शर्मा भी रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो वुलियांग को घूरने लगी। वुलियांग, हम अब एक दूसरे के इतने करीब हैं और तुम अभी भी शर्मा रही हो। वुलियांग ने कंधे उचकाते हुए कहा। वुलियांग, क्या हाई प्रीस्ट इतनी डरपोक है? यहाँ देखो। वुलियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। नरेशन, उसने एलिजा को और न चिढ़ाने का फैसला किया और लुहार ब्लैकस्मिथ की कार्यशाला की ओर चल दिया। एलिजा अपने तपते गालों को थामे हुए बहुत ही उलझन में थी। कभी कभी ये आदमी उसे इतना गुस्सा दिलाता था कि उसका चिल्लाने का मन करता था, लेकिन कभी कभी वो इतना बुद्धिमान लगता था कि उसके मन में वुलियांग के लिए एक अजीब सा सम्मान जाग जाता था। एलिजा को एहसास हुआ कि वो उसके बारे में और जानना चाहती है। उसने अपने हाथों की ओर देखा और वुलियांग की खेती वाली बात को याद किया। शायद उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। वुलियांग अपने मन में सोचते हुए आगे बढ़ गया। एक स्वाभिमानी महिला पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। थोड़ी दूरी बनाए रखो, उसे थोड़ा चिढ़ाओ ताकि उसकी दिलचस्पी बनी रहे।
आज मैंने उसे खेती का एक बड़ा प्लान दिया है जिससे वो उत्सुक हो जाएगी। बाद में मुझे उससे और गहराई से जुड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर दिलचस्पी लेगी। सोचते सोचते वो लियांग लोहार की कार्यशाला में पहुंच गया। वहां एक गर्म हवा ने उसका स्वागत किया और वो जगह पहले से ही काफी व्यस्त और जीवंत थी। कैला दर्जनों महिला योद्धाओं के साथ उस ब्लूप्रिंट पर कड़ी मेहनत कर रही थी जो वुलियांग ने कल छोड़ा था। वे लोहे के कई तरह के औजार बना रही थी। भालों और कुल्हाड़ियों के अलावा उन्होंने लोहे के बर्तन और चाकू जैसी रोजमर्रा की चीजें भी बनाना शुरू कर दिया था। वू लियांग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अकेले कोने में गया, कोयले का एक टुकड़ा उठाया और एक सपाट पत्थर की स्लैब पर नए नक्शे बनाने लगा। वो हथियार नहीं बल्कि और भी जटिल संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहा था। वहां पहिए वाली एक हाथ गाड़ी व्हील बैरो थी, जमीन खोदने के लिए एक हल प्लाव था और आसवन डिस्टिलेशन के लिए कुछ बोतलें और जार थे। एलिजा दूर से ये सब देख रही थी। वो करीब नहीं आई, बस कार्यशाला के बाहर खड़ी रही और जमीन पर झुके हुए उस आदमी को देखती रही जो अपने नक्शे बनाने में पूरी तरह डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे के एक तरफ पड़ रही थी जिससे उसके नैन नक्श साफ दिखाई दे रहे थे। इस पल में वुलियांग अब उथला या हावी होने वाला नहीं लग रहा था, बल्कि वो शांत और एकाग्र था, जिसने उसे बहुत आकर्षक बना दिया था। एलिजा का दिल अचानक धड़क उठा और वो उसे बड़े गौर से देखने लगी। वुलियांग के उन नक्शों से जल्द ही उत्पादन शुरू हो गया। जब पहली हाथ गाड़ी बनकर तैयार हुई तो पूरा कबीला एक बार फिर उत्साहित हो गया। महिलाएं केवल एक पहिए वाली इस अजीब लकड़ी की गाड़ी के पास जमा हो गईं और हैरान रह गईं। उन्होंने पाया कि इस उपकरण से एक महिला भी आसानी से वो भारी सामान उठा सकती है जिसे उठाने में आमतौर पर 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो कोयला हो, अयस्क हो या ईंटें। काम की क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। एक महिला योद्धा, वुलियांग, तुम्हारे दिमाग में ऐसे कितने शानदार विचार हैं। एक महिला योद्धा ने ईंटों से भरी हाथ गाड़ी को धक्का देते हुए उत्साह से वुलियांग की ओर चिल्लाकर कहा। नरेशन, वुलियांग बस मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में वुलियांग बहुत व्यस्त रहा। उसने कबीले की महिलाओं को हर जगह उनके काम में गाइड किया। वुलियांग, तुम दीवार को ऐसे नहीं बना सकती और तुम नींव को थोड़ा और गहरा खोदो। नहीं नहीं, इसे मजबूत करने के लिए पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करो, वरना बारिश होने पर यह गिर जाएगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। यहाँ देखो, ईंट के भट्ठे की चिमनी को बदलो ताकि आधा कोयला बचाया जा सके। लियांग, और ये सड़कें, कैंप के मुख्य रास्तों को टूटे हुए पत्थरों से पक्का कर दो। कुछ दिनों बाद फिर से जांच करना। मुझे बारिश के बाद हर जगह कीचड़ नहीं दिखना चाहिए। नरेशन, वुलियांग रोजाना कबीले में घूमता और जहां भी उसे कुछ गलत दिखता वो रुककर सलाह देता। शुरू में कबीले की महिलाएं थोड़ी झिझक रही थीं, लेकिन जब उन्होंने अपना पहला असली ईंटों का घर बनाया तो उनकी सारी शिकायतें दूर हो गईं। उन्होंने पहले कभी इतना मजबूत घर नहीं देखा था। दीवारें लाल ईंटों से बनी थीं, छत नीली टाइलों से ढकी थी और लकड़ी की खिड़कियां थीं जो खुल और बंद हो सकती थीं। जो महिला योद्धाएं वहां रहने आईं वे खुशी से झूम उठी। जानवरों की खाल से बने तंबुओं की तुलना में ये ईंटों के घर एक बहुत बड़ा सुधार थे। ये घर सूखे, चमकदार और बहुत गर्म थे। सिर्फ महिलाओं वाले इस कबीले में वुलियांग की प्रतिष्ठा और भरोसा और भी बढ़ गया। एक महिला लीडर उसे कब तक बंदी बनाकर रखने का इरादा रखती हैं, ये वाकई निराशाजनक है। खैर, इसे छोड़ो। हाईप्रीस्ट मुख्य पुजारी तो अभी तक यहाँ आई भी नहीं है। दूसरी महिला, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? हम पूरे दिन बस देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ये ऐसे ही नहीं चल सकता। अच्छा, ठीक है, बस अपनी ईंटें बनाने पर ध्यान दो और बड़बड़ाना बंद करो। नरेशन, जल्द ही ब्लैक रॉक कबीले में निर्माण की लहर दौड़ गई। लड़ाई या खेती में व्यस्त महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी निर्माण टीम में शामिल हो गईं। उन्होंने लकड़ियां काटी, मिट्टी खोदी और ईंटें पकाईं। वुलियांग के मार्गदर्शन में कबीले में कई नए ईंटों के घर बन गए। इससे कबीले का पूरा नक्शा और भी व्यवस्थित हो गया। रहने के इलाके, काम करने की जगह, ट्रेनिंग के मैदान और पूजा स्थल सब अलग अलग और साफ नजर आने लगे। पत्थरों की चिकनी सड़कें हर हिस्से को जोड़ती थीं और किनारों पर जल निकासी के लिए नालियां खोदी गई थीं। कबीले का वातावरण और साफ सफाई काफी बेहतर हो गई थी। लोहार की कार्यशाला दिन रात चलती रही। महिलाओं ने बिना थके काम किया और बिना रुके भाले और कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाए।
हथियारों के अलावा उन्होंने रोजाना इस्तेमाल होने वाले औजार भी बनाने शुरू कर दिए। 1 महीने से भी कम समय में ब्लैक रॉक कबीले का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका था। अब जब वू लियांग कैंप से गुजरता तो उसे देखने वाली हर महिला की आंखों में उसके लिए सम्मान और स्नेह होता था। कबीले के लीडर जियान शियान ये सब होते हुए देख रही थी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि सिर्फ 1 महीने में कबीले की एकता और लड़ने का जज्बा 10 गुना बढ़ गया है। और इस दौरान उसकी खुद की वू लियांग से कई गहरी बातचीत हुई थी। हर बातचीत ने उसे वू लियांग का और भी दीवाना बना दिया था। अब वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। हर बातचीत ने उसे वू लियांग का और भी दीवाना बना दिया था और अब वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक बल नहीं थी बल्कि उसकी बुद्धिमानी और नियंत्रण कंट्रोल भी था। उसे यहाँ तक कि एक अजीब सा विचार आया, शायद उसे और पूरे कबीले को इसी आदमी के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। रही बात दूसरी महिला यानी हाई प्रीस्ट एलिजा की, तो उसकी भावनाएं और भी जटिल थीं। एलिजा, हर दिन मैं छिपकर वू लियांग को कबीले में घूमते हुए देखती हूँ। अगर मैं उसे एक दिन भी न देखूं तो मुझे अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वू लियांग ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके धीरे धीरे कबीले को और मजबूत और आरामदायक बना दिया है। उसने मुझे खेती के बारे में भी बताया था। मैंने चोरी छिपे कबीले के कुछ सदस्यों को साथ लिया और साफ की गई जमीन के एक छोटे से हिस्से पर खेती करने की कोशिश की। वू लियांग की सलाह मानकर हमने जंगली गेहूं के कुछ बीज बोए। नियमित रूप से पानी देने और घास निकालने के बाद हमने हैरानी से देखा कि जमीन से गेहूं के हरे अंकुर फूट रहे हैं। उस पल मुझे गहरा झटका लगा। तब से मैं अनजाने में ही वू लियांग को ढूंढती रहती हूँ। मुझे उसे महिला कारीगरों को सिखाते हुए सुनना और कबीले की इमारतों की योजना बनाते हुए देखना बहुत पसंद है। मैं यहाँ तक की उम्मीद करती हूँ कि वू लियांग खुद मेरे पास आए और नई और दिलचस्प बातें करे। हालांकि इस दौरान कबीले के निर्माण में व्यस्त रहने और रास्ते में कभी कभी मुझे देख लेने के अलावा उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की है। ये दूरी मुझे बहुत असहज करती है, जैसे मेरे दिल के अंदर कोई बिल्ली खरोंच मार रही हो। नरेशन, वू लियांग। एक दिन वू लियांग शहर की नई दीवार की नींव की जांच कर रहा था। अचानक विक्जियन ने पीछे से उसे धीरे से गले लगा लिया। उसके हाव भाव बहुत ही कोमल और स्त्री सुलभ फेमिनिन गर्मजोशी से भरे हुए थे। ये उसके सामान्य गर्व वाले रवैये से बिल्कुल अलग था। वू लियांग, क्या हुआ? वू लियांग उसे देखकर हैरान रह गया। नरेशन, विक्जियन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस वू लियांग का हाथ थाम लिया और उसे धीरे से अपने पेट पर रख दिया। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्म का मिला जुला भाव था। विक्जियन, वू लियांग, मेरे पास एक खुशखबरी है, तुम पिता बनने वाले हो। नरेशन, वू लियांग एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर सब समझ गया। वू लियांग, सच में? विक्जियन, तुम गर्भवती हो? वो बहुत उत्साहित था। इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार परिणाम मिल ही गया था। वो भला खुश क्यों न होता? विक्जियन, हाँ। विक्जियन शर्माकर वू लियांग के कंधे पर झुक गई और धीरे से जवाब दिया, सिस्टम। मेजबान होस्ट की पहली संतान सफलतापूर्वक गर्भ में आ गई है। संतान के जन्म के बाद उसकी क्षमता के आधार पर मेजबान को एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। संतान में मेजबान और माता के कुछ गुण और कौशल भी आएंगे। नरेशन, वू लियांग की सांसें जैसे थमसी गईं। फिर वो खुशी से झूम उठा और विक्जियन को अपनी गोद में उठा लिया। उसने खुशी खुशी घोषणा की, लीडर को बच्चा होने वाला है। आज से लीडर को आराम करने और बच्चे की देखभाल करने की जरूरत है। जब इस खबर की घोषणा की गई तो पूरा ब्लैक रॉक कबीला खुशी से झूम उठा। उनकी लीडर गर्भवती थी। इसका मतलब था कि भविष्य में कबीले को एक उत्तराधिकारी मिलने वाला था। कबीले के लिए ये सबसे अच्छी खबर थी। उनकी लीडर गर्भवती थी, जिसका मतलब था कि भविष्य में कबीले को एक उत्तराधिकारी मिलने वाला था। उस रात कबीले में फिर से एक बड़ा जश्न मनाया गया। रात शांत और अंधेरी थी, लेकिन लीडर की गर्भावस्था की खबर ने हर किसी के दिल में खुशी भर दी थी। वू लियांग द्वारा बनाए गए 2 मंजिला ईंटों के घर के सामने गोरे रंग वाली एक खूबसूरत लड़की एलिजा चुपचाप दरवाजे पर आकर रुकी। एलिजा घबराई हुई लग रही थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। दस्तक की आवाज, थर्ड। वू लियांग, अंदर आ जाओ, वू लियांग ने बिना पीछे मुड़े कहा। वो दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में बैठा था और भीड़ की खाल पर दाहुआंग पर्वत क्षेत्र का नक्शा बना रहा था। उस नक्शे में आसपास के पहाड़, नदियां,
जंगल और कुछ पड़ोसी कबीलों के इलाके साफ दिखाई दे रहे थे। नरेशन, दरवाजा धीरे से खुला और हवा के साथ फूलों की एक ताज़ा खुशबू कमरे में अंदर आई। वू लियांग ने अपना पेन रोका और थोड़ा हैरान होकर पीछे मुड़ा। एलिजा दरवाजे पर खड़ी थी और थोड़ी शर्मा रही थी। उसने एक साधारण सफेद लिनन की ड्रेस पहनी थी और उसके लंबे बाल कंधों पर खुले हुए थे। इस रूप में वो पहले की तरह सख्त पुजारी नहीं, बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक मासूम लड़की की तरह लग रही थी। रोशनी में उसके गालों पर हल्की लाली थी और उसकी आंखें थोड़ी संकोची लग रही थी। वो घबराहट में अपनी ड्रेस को हाथों से कसकर पकड़ रही थी, जैसे अपनी हिम्मत जुटा रही हो। वू लियांग, हाई प्रीस्ट, काफी देर हो गई है, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वू लियांग ने अपना पेन नीचे रखा और उसकी ओर दिलचस्पी से देखा। उसे लगा कि उसने इस हाई प्रीस्ट को 1 महीने तक इंतजार कराया है और अब शायद वो और खुद को रोक नहीं पाई। एलिजा ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। आज जब उसने विक्जियन के गर्भवती होने की खबर सुनी तो वो अंदर तक प्रभावित हो गई थी। उस पल उसे विक्जियन से थोड़ी जलन भी महसूस हुई। पूरी रात वो कबीले को जश्न मनाते हुए देखती रही, लेकिन खुद एक कोने में अकेली थी और पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। उसने उन तमाम चीजों के बारे में सोचा जो वू लियांग ने कबीले के लिए की थी। उसे वू लियांग का वो मजाकिया अंदाज भी याद आया और उस रात टेंट के बाहर की वो आवाज जिसने उसे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। उसके मन में अचानक एक विचार आया और उसने यहाँ आने का फैसला किया। लेकिन जब वो वाकई वू लियांग के सामने खड़ी हुई तो वो घबरा गई। एलिजा, धीरे से फुसफुसाते हुए, मेरा नया घर आज बनकर तैयार हो गया है। उसमें कुछ भारी सामान है, मैं उन्हें हटाने के लिए तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। नरेशन, ये बहाना बहुत अच्छा नहीं था। वू लियांग ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई और ऐसा नाटक किया जैसे वो सब समझ गया हो। वू लियांग, ओ समझ गया। उसने उसके छोटे से रहस्य का जिक्र नहीं किया। चलो, मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। नरेशन, एलिजा खुश हुई, लेकिन उसे छिपाने के लिए तुरंत मुड़कर आगे चलने लगी। वू लियांग पीछे पीछे चलने लगा। वू लियांग का ध्यान एलिजा की खूबसूरती पर था और वो उस दृश्य का आनंद लेते हुए उसके नए घर की ओर बढ़े। घर खाली था, बस कुछ फर्नीचर और डिब्बे थे जो अभी अभी वहां रखे गए थे। एलिजा, वो रहे डिब्बे। उसने कोने में रखे बड़े लकड़ी के बक्सों की ओर इशारा किया। वो थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी और वू लियांग की नजरों से बच रही थी। वू लियांग, बस इतना ही? वू लियांग ने सहजता से पूछा। एलिजा, हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। नरेटर, उसने मेरे कहे अनुसार जल्दी से बक्सों को ऊपर के कमरे में पहुंचा दिया। वू लियांग, सब हो गया। हाई प्रीस्ट, क्या मैं किसी और चीज में मदद कर सकता हूँ? वू लियांग ने अपने हाथ झाड़े और सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। एलिजा, नहीं, और कुछ नहीं। मैं पहली मंजिल के लिविंग रूम में खड़ी थी, थोड़ा असमंजस महसूस कर रही थी। वू लियांग, शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहना ही काफी नहीं है। वू लियांग ने सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। एलिजा, मैं घबराहट में पीछे हटी, जब तक कि मेरी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई। अब कहीं जाने का रास्ता नहीं था। एलिजा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने ऊपर उसकी ओर देखते हुए पूछा, जो मुझसे काफी लंबा था। नरेटर, उसकी मजबूत मर्दाना मौजूदगी और पसीने की गंध ने मुझे चक्कर आने और घुटनों में कमजोरी महसूस करने पर मजबूर कर दिया। नरेटर, वू लियांग ने हाथ बढ़ाकर दीवार का सहारा लिया उसके कान के पास और अपनी परछाई से उसे पूरी तरह ढंक लिया। नरेटर, उसकी आवाज गहरी और कोमल थी, जैसे किसी शैतान की फुसफुसाहट जो शांत कमरे में गूंज रही थी। वू लियांग, हाई प्रीस्ट, अब लीडर गर्भवती है। क्या अब मेरी बारी नहीं है तुम्हारी सेवा करने की? क्या तुम आज रात मुझसे मिलने सिर्फ बक्से हटवाने आई थी? वू लियांग, तुम पिछले 1 महीने से मेरे आसपास इतनी बार क्यों हो, जानबूझकर या अनजाने में? जब मैं दूसरी महिलाओं से बात करता हूँ तो तुम्हारी आंखें दुखी क्यों दिखती हैं? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम शर्माती और घबराती क्यों हो और फिर जल्दी से भाग जाती हो? नरेटर, हर सवाल के साथ वू लियांग थोड़ा और करीब आता गया। एलिजा का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। नरेटर, उसे महसूस हुआ कि उसके सारे मुखौटे इस आदमी द्वारा बेरहमी से फाड़े जा रहे हैं। उसके सारे विचार वू लियांग के सामने आ गए थे। एलिजा, मैंने कुछ नहीं किया। वू लियांग, बकवास मत करो। एलिजा थोड़ा घबराई हुई दिखी और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अभी भी अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी। वू लियांग, कुछ नहीं। वू लियांग धीरे से हंसा और धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई ताकि उसे उसकी ओर देखना पड़े। वू लियांग, उस रात वेईशियान के तंबू के बाहर
कौन छिपकर सुन रहा था? क्या हाई प्रीस्ट को कुछ महसूस नहीं हुआ? अस्वाश। नरेटर, उस वाक्य ने एलिजा के चेहरे को तुरंत लाल कर दिया। एलिजा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। नरेटर, शर्मिंदगी के अचानक एहसास ने एलिजा को अपने होंठ काटने और दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। नरेटर, उसे सच में पता था, उसे शुरू से ही पता था। पिछले 1 महीने से वो उसे एक मजाक की तरह देख रहा था। वुलियांग, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? ऐसा नहीं चलेगा। वुलियांग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। एलिजा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। एलिजा ने जैसे रूठते हुए अपनी कमर घुमाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। वुलियांग, इसकी भी अनुमति नहीं है। वुलियांग की आवाज पीछे से आई। फिर उसने अचानक उसे पीछे से पकड़ा और आसानी से उठा लिया। एलिजा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। एलिजा वुलियांग के कंधों पर बेतहाशा संघर्ष करने लगी, अपनी मुट्ठियों से उसकी चौड़ी पीठ पर वार करने लगी। वुलियांग, हाई प्रीस्ट जो शिकार आपके दरवाजे पर खुद आए, उसे जाने नहीं देना चाहिए। बस इसे स्वीकार कर लो। वुलियांग, मैं तुम्हें बहुत शक्ति दे सकता हूँ। वुलियांग की आंखें जोशीली और रौबदार हो गईं। वुलियांग, और तुम्हें एलिजा, बस मेरी महिला बनने की जरूरत है। नरेटर, एलिजा ने अपने सामने खड़े इस प्रभावशाली आदमी की ओर देखा। उसका दिल उसके सीने के अंदर तेजी से धड़क रहा था, एक ऐसी गहरी भावना जिसे वो अब और दबा नहीं सकती थी। वो जानती थी कि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उसे भागना भी नहीं चाहिए। एलिजा, बहादुर बनो और उसे गले लगा लो। क्या यही वो चीज नहीं है जो तुम हमेशा से चाहती थी? वो ठीक तुम्हारे सामने है एलिजा। वुलियांग, एलिजा ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें वुलियांग की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। वुलियांग, मैं तुमसे सहमत हूँ। वुलियांग मुस्कुराया। नरेटर, इस अभिमानी हाई प्रीस्ट ने आखिरकार अपना संयम और बचाव छोड़ दिया। नरेटर, उसने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। नरेटर, कोमल मार्गदर्शन और खोज के साथ। नरेटर, रात गहरी होती गई। दूसरी मंजिल पर बारिश और हवा का शोर था। नरेटर, एलिजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो तूफान में फंसी एक छोटी सी नाव हो जो विशाल लहरों से टकरा रही हो। नरेटर, उसका सारा गर्व और धैर्य उस तूफान में बिखर गया। नरेटर, उसका दिमाग सुन्न हो गया और सोचने की क्षमता खो गई। नरेटर, वो बस अपने सामने खड़े इस आदमी को कसकर पकड़ सकती थी, मानो वो इस विशाल महासागर में उसकी इकलौती नाव हो। नरेटर, उसे आखिरकार समझ में आया कि वेईशान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस आदमी के सामने इतना आज्ञाकारी और खोया हुआ क्यों हो जाता है। नरेटर, क्योंकि वो जो लेकर आया था वो एक अदम्य रोमांच और जादू था। सिस्टम डिंग। मिशन के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए होस्ट को बधाई। उच्च क्षमता वाले लक्ष्य एलिजा को पूरी तरह से जीत लें। सिस्टम डिंग। पता चला है कि होस्ट ने उच्च क्षमता वाले लक्ष्य एलिजा के साथ पहला ब्लड लाइन लिंक स्थापित किया है, जिससे कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड सक्रिय हो गया है। सिस्टम मिशन मूल्यांकन उत्तम। नरेटर, अचानक वुलियांग का दिमाग सिस्टम नोटिफिकेशन की एक सीरीज से भर गया। वुलियांग, ये हो रहा है। नरेटर, वेईशियान को जीतने से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्री खुल गया, जिससे उसे एक मजबूत आधार मिला। नरेटर, अब हाई प्रीस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ट्री के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सिस्टम मिशन रिवॉर्ड्स का वितरण। सिस्टम इनाम 1, होस्ट द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का दोगुना रिटर्न। नरेटर, वुलियांग ने अपने शरीर में ऊर्जा का एक गर्म प्रवाह महसूस किया, जिससे हाल की लड़ाई की थकान तुरंत दूर हो गई। नरेटर, वो जोश से भर गया और पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। सिस्टम इनाम 2, लेवल रिसेट। सिस्टम लक्ष्य एलिजा से दोगुना अनुभव स्तर प्राप्त करें। नरेटर, धमाका। वुलियांग के दिमाग और शरीर में पहले की तुलना में जानकारी और ऊर्जा का एक मजबूत प्रवाह उमड़ पड़ा। नरेटर, वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत, रिएक्शन स्पीड और शक्ति ने क्षण में एक बड़ी छलांग लगाई थी। नरेटर, उसने अपना पर्सनल स्टैट्स पैनल खोला और देखा कि उसका लेवल सीधे LV 20 से LV 40 पर पहुंच गया है। वुलियांग, शानदार। वुलियांग जोर से चिल्लाया। नरेटर,
ये एहसास नशे जैसा था। नरेटर, जब तक वो लियांग उच्च स्तर के लक्ष्यों को जीतता रहेगा, उसकी ताकत रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती रहेगी। सिस्टम इनाम 3, स्किल रिफंड। सिस्टम लक्ष्य, एलिजा के पास एक कबीले का विरासत कौशल है। नेचर्स स्पीच LV3 जादू। सिस्टम डबल एनहांसमेंट जारी है। डबल एनहांसमेंट जारी है। एनहांसमेंट सफल रहा। नया कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। अर्थ ब्लेसिंग LV6 जादू। कौशल विवरण, पृथ्वी के पसंदीदा के रूप में अर्थ ब्लेसिंग LV6 फीट आपको सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति को महसूस करने और मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। ये कौशल पौधों की वृद्धि को तेज कर सकता है, जानवरों की भावनाओं को शांत कर सकता है, गैर घातक घावों को ठीक कर सकता है और इसमें भूमि की उर्वरता की जन्मजात समझ है। एक रहस्यमयी ज्ञान और अंतर्दृष्टि तुरंत वू लियांग की आत्मा में समा गई। अपनी आंखें बंद करके भी वो पूरे कमरे को देख सकता था। वो और दूर तक देख पा रहा था। पूरे कबीले की जीवन ऊर्जा को एक विशेष तरीके से महसूस कर रहा था। उसकी सुनने की शक्ति बेहद तेज हो गई थी। वह रात की हवा में खिड़की के बाहर पुराने पेड़ में जीवन की हल्की सी हलचल सुन सकता था। वह नीचे फूलों के गमले में पानी के लिए तरस रही एक छोटी घास की जड़ों की धीमी वृद्धि को महसूस कर सकता था। वह एलिजा के अंदर जीवन ऊर्जा के कोमल प्रवाह को एक धारा की तरह महसूस कर सकता था। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था। एलिजा के साथ इस जुड़ाव के माध्यम से वू लियांग को एहसास हुआ कि वो सरल शारीरिक शक्ति से परे जादू के एक नए क्षेत्र में कदम रख चुका है। यदि बर्निंग बीस्ट ब्लड एक योद्धा की उग्र शक्ति थी, तो अर्थ ब्लेसिंग एक ड्यूड की प्राकृतिक शक्ति थी। एक शारीरिक हमला है तो दूसरा जादुई सहारा। अब मैं आक्रामक और रक्षात्मक दोनों हूँ। वू लियांग इस नए कौशल से बेहद संतुष्ट था। इस हुनर के साथ एलिजा के साथ खेती के लिए उसकी पिछली योजनाएं अब केवल खाली वादे नहीं थे। वो अब एक सच्चे देवता की तरह कार्य कर सकता था, सभी चीजों का पोषण कर सकता था और पत्थरों को सोने में बदल सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण इनाम अभी आना बाकी है। इनाम 4, विशेष कार्य पुरस्कार, एक नई तकनीक शाखा। कृषि प्रौद्योगिकी शाखा को अनलॉक करने के लिए बधाई। कृषि प्रौद्योगिकी शाखा के बुनियादी मॉड्यूल अब अनलॉक हो गए हैं। भूमि सुधार, बुनियादी प्रजनन और पशुपालन। वू लियांग की चेतना सिस्टम स्पेस में डूब गई। औद्योगिक प्रौद्योगिकी शाखा के साथ एक नया हरे रंग का चमकता हुआ कृषि प्रौद्योगिकी शाखा का आइकन उसके सामने प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वू लियांग ने उस पर क्लिक किया। तुरंत ज्ञान की बाढ़ उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। भूमि सुधार, आदिम खेती से लेकर गहरी जुताई के लिए हल का उपयोग करना, छतदार खेत बनाना, जल मार्ग बनाना और खारी क्षारीय भूमि और दलदल को उपजाऊ बनाना। भूमि उपयोग और सुधार के बारे में सारा ज्ञान अब उसकी उंगलियों पर था। बुनियादी प्रजनन, हजारों जंगली पौधों में से मूल्यवान फसलों का चयन कैसे करें। फसल की पैदावार, स्वाद और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए संकरण और चयन कैसे करें। पशुपालन, जंगली जानवरों को कैसे पकड़ें, शांत करें और पालतू बनाएं। उनके लिए उपयुक्त घर कैसे बनाएं और उनके लिए उचित भोजन कैसे प्रदान करें। भयंकर जंगली जानवरों को शांत पालतू जानवरों में कैसे बदला जाए, जिससे कबीले के लिए स्थिर मांस, फर और यहाँ तक कि श्रम भी उपलब्ध हो सके। यदि औद्योगिक प्रौद्योगिकी वृक्ष कबीले की ताकत की रीढ़ है, तो कृषि प्रौद्योगिकी वृक्ष वो मांस और रक्त है जो कबीले को लंबी अवधि तक जीवित रहने की अनुमति देता है। इसके साथ ब्लैक रॉक कबीला प्रकृति द्वारा निर्धारित शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और एक स्थिर खेती के युग में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है स्थिर जनसंख्या वृद्धि, श्रम का आगे, सामाजिक विभाजन और कबीले की शक्ति के लिए एक बड़ी छलांग। एक मजबूत राष्ट्र के लिए औद्योगिक विकास, स्थिरता के लिए कृषि। नैरेटर, सिस्टम, तुम सच में एक देखभाल करने वाले छोटे मददगार हो। वू लियांग ने अपने मन ही मन सिस्टम को थम्स अप दिया। उसने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से तेज रोशनी की एक चमक गुजरी। उसकी बाहों में थकी हुई एलिजा पहले ही गहरी नींद में सो चुकी थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था, खुशी से सपने देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो संतुष्टि को दर्शाती थी। इस समय
एलिजा वुलियांग की बाहों में दुबकी हुई गर्मी की तलाश करने वाली एक छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी। औद्योगिक और कृषि दोनों प्रौद्योगिकी पेड़ों के साथ अब हमारे पास भविष्य के विकास के लिए बुनियादी समर्थन है। अगला कदम इन तकनीकों को वास्तविक ताकत में बदलना है। सबसे पहले भोजन की समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। कल सर्दियां आने से पहले पर्याप्त भोजन जमा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि की सफाई शुरू होगी। दूसरा, सैन्य प्रशिक्षण भी निर्धारित किया जाना चाहिए। केवल लोहे के औजार होना ही काफी नहीं है। एक वास्तविक सेना को अच्छी तरह से सुसज्जित होने के लिए अभ्यास, अनुशासन और रणनीति की आवश्यकता होती है। वू लियांग ने गहरी सांस ली, बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर चल दिया। उसने खिड़की खोली और रात के आकाश के नीचे शांत गांव की ओर देखा। उसकी आंखें भयंकर महत्वाकांक्षा से जल रही थीं। उसे निकट भविष्य में अपने हाथों से बनाई गई स्टील की एक शक्तिशाली लहर दिखाई दी, जो इन पहाड़ों से निकलकर दुनिया भर में फैल रही थी। जब वू लियांग भविष्य की बड़ी योजनाओं से भरा हुआ था, तभी एक अचानक, तत्काल और अराजक चिल्लाहट ने शांतिपूर्ण रात को तोड़ दिया। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। वू, एक तेज और तत्काल हॉर्न बजा, जिसने सुबह की शांति को तोड़ दिया। ये ब्लैक रॉक कबीले में हर किसी के कानों में चुभने वाले तेज चाकू की तरह था। ये सर्वोच्च सतर्कता थी। दुश्मन का हमला, ये दुश्मन का हमला है। जल्दी करो, अपने हथियार उठाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। महिला योद्धा चिल्लाई और जल्दी से कबीले के केंद्र में खुले स्थान पर एकत्र हो गई। वो लियांग ने हॉर्न सुना और थोड़ा मुस्कुराया। बिल्कुल समय पर। कबीले ने अभी लोहे के औजार विकसित किए थे और ये लापरवाह दुश्मन सीधे उनके पास आ गए, जो इन महिला योद्धाओं के कौशल को तेज करने के लिए एकदम सही थे। कबीले के घेरे के अंदर हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। हर महिला योद्धा के हाथ में लोहे का नया भाला या कुल्हाड़ी चमक रही थी। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और माहौल इतना भारी था कि जैसे मौत करीब खड़ी हो। विजयान का संकल्प। तभी विजयान तेजी से आगे बढ़ी। उसके हाथ में दोधारी कुल्हाड़ी थी और उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में लड़ने की एक तीव्र आग जल रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, किस बेवकूफ कबीले की इतनी हिम्मत हुई कि वो हम ब्लैक रॉक को चुनौती दे। विजयान हमेशा से युद्ध में सबसे आगे रहने वाली योद्धा थी। वो किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले एक पल भी नहीं सोचती थी। वू लियांग का हस्तक्षेप। जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। वू लियांग ने शांत स्वर में कहा, विजयान, इस बार तुम नहीं जाओगी। विजयान ने पलट कर देखा, लेकिन वू लियांग की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब बाहर नहीं जा सकती। तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरे पहले बच्चे की माँ होने के नाते क्या तुम अभी भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहती हो? एक नया आदेश। विजयान ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन मैं कबीले की मुखिया हूँ। लड़ना मेरा कर्तव्य है। वू लियांग ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अब और नहीं। अब से तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना और बच्चे का ख्याल रखना है ताकि वो स्वस्थ पैदा हो। कबीले की सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। उसका स्वर इतना सख्त था कि विजयान का दिल कांप गया। वो बहस तो करना चाहती थी, लेकिन वू लियांग की नजरों के सामने उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया। अंत में उसने हार मानकर अपनी गर्दन झुका ली। एलिजा का आगमन। उसी समय एलिजा दीवार का सहारा लेते हुए कमरे से बाहर आई। उसके चलने में एक अजीब सी लचक थी और उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। ये देखकर बाकी महिला योद्धाओं की नजरों में हैरानी तैर गई। वे आपस में फुसफुसाने लगी, हमारी उच्च पुजारिन हाई प्रीस्टेस को क्या हुआ है? एलिजा ने अपने आसपास की नजरों को महसूस किया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शर्मिंदा भी थी और वू लियांग पर गुस्सा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वू लियांग ने उसकी तरफ बस एक सरसरी नजर डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी यही नियम है। चुपचाप एक जगह बैठो और आराम करो। तुम्हारी हालत ऐसी है कि हवा का एक झोंका भी तुम्हें गिरा सकता है। कोई मुसीबत खड़ी मत करना। शत्रु की सूचना। एलिजा गुस्से में दांत पीसती रह गई, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बीती रात की थकान ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। वू लियांग ने भीड़ की तरफ देखा और पुकारा, कायला, एक लंबी और ताकतवर योद्धा। कायला आत्मविश्वास के साथ नए लोहे के भाले को थामे आगे आई। वू लियांग ने पूछा, दुश्मन कहाँ से आ रहे हैं?
और उनकी संख्या कितनी है? कायला ने उत्तेजित स्वर में जवाब दिया, ब्लड फैंग कबीला, पश्चिम दिशा से लगभग 200 से 300 लोग आ रहे हैं। उन्होंने शायद हमारी बाहरी सुरक्षा रेखा को पार कर लिया है। अंतिम विचार, ब्लड फैंग कबीला। वुलियांग ने इस नाम को मन में दोहराया। उसने विज्ञान से सुना था कि ये ब्लैक रॉक के बाद इस इलाके का दूसरा सबसे बड़ा कबीला है। वुलियांग समझ गया कि हाल ही में उनके कबीले में हो रहे लोहे के काम और तरक्की ने इन दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसके अलावा पिछली बार वेई जियान वेशियन के हाथों उन्होंने अपने कई लोग खो दिए थे। ऐसा लग रहा था कि अब वे पुराने हिसाब चुकता करने के साथ साथ नई दुश्मनी का बदला लेने के लिए भी पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। वू लियांग की प्रतिक्रिया, 200 या 300 लोग। वू लियांग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वो इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। दुश्मनों की ताकत का अंदाजा। कायरा केरा ने दृढ़ता से अपनी बात जारी रखी। हाँ, और उनके हथियार अभी भी पत्थर और हड्डियों से बने होने चाहिए, है ना? वुलियांग ने सिर हिलाया। उसे पता था कि पत्थर के हथियारों और उनके द्वारा हाल ही में तैयार किए गए लोहे के हथियारों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा है। युद्ध की रणनीति, ये हमारे लिए सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक मौका है, वू लियांग ने गूंजती हुई आवाज में कहा। ब्लड फैंग कबीले को यह अंदाजा भी नहीं है कि वे किस चीज से टकराने वाले हैं। आज उन्हें पता चलेगा कि ब्लैक रॉक अब वो पुराना कबीला नहीं रहा, एक नया युग। वू लियांग ने अपने कबीले की योद्धाओं की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अपने नए हथियारों को आजमाने की बेताबी थी। लोहे के भाले और कुल्हाड़ियां आग की रोशनी में चमक रहे थे, जो एक नए युग के उदय का संकेत दे रहे थे। वू लियांग, ठीक है, सिर हिलाते हुए और लोहे के हथियारों से लैस उन चुनिंदा महिला योद्धाओं को देखते हुए, कम लेकिन शक्तिशाली लोग होना बेहतर है। कीरा 50 लोगों को लो और मेरे साथ आओ। वू लियांग की आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी। वू लियांग, बाकी सब कबीले की रक्षा करो। लीडर, मुख्य पुजारी और हमारे घरों और भोजन की आपूर्ति की रक्षा करो। आज ब्लड फैंग कबीले को देखने दो कि समय के साथ कितना बड़ा अंतर आ गया है। महिला योद्धाएं, हाँ, एक साथ चिल्लाते हुए। उनकी आवाजें ऊंची और उग्र थीं। उन्होंने अपने लोहे के भाले और कुल्हाड़ियां हवा में लहराई। उनकी आंखें जोश से चमक रही थीं। 1 महीने से वे हर दिन इन हथियारों के साथ अभ्यास कर रही थीं। वे एक असली लड़ाई में अपनी ताकत को परखने के लिए बेताब थीं। वू लियांग, बिना किसी हथियार के अपनी कलाइयों को घुमाते हुए और अपने भीतर की बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए, 40वें लेवल और बर्निंग बीस्ट ब्लड और अर्थ ब्लेसिंग जैसी स्किल्स के साथ पत्थर के औजारों से लैस आदिम लोगों के समूह से लड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था। वू लियांग, चलो ये सुनिश्चित करो कि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता न बचे। वू लियांग अचानक मुड़ा और कबीले के गेट की ओर बढ़ने लगा। महिला योद्धाएं उसके पीछे पीछे चलने लगी। वे लोहे के कवच पहने तेंदुओं के झुंड की तरह लग रही थीं। कैंप के भीतर की बातचीत। वुक्सियन और एलिसा खड़ी होकर वू लियांग की लंबी और मजबूत कद काठी को देख रही थी। वुक्सियन को अभी भी चिंता हो रही थी। वो जानती थी कि वू लियांग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने पहले कभी असली युद्ध नहीं लड़ा था। सैकड़ों युद्ध अनुभवी दुश्मनों का सामना करते हुए क्या वू लियांग वाकई इसे संभाल पाएगा? एलिसा धीरे से कहा, चिंता मत करो। क्या तुम उसे नहीं जानती? वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसके बारे में वो आश्वस्त न हो। आज हम उसे फिर से एक नए रूप में देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमें एक बार फिर हैरान कर देगा। एलिसा के मन में पिछली रात की वू लियांग की प्रभावशाली उपस्थिति की यादें ताजा हो गईं। उस शक्ति ने अभी भी उसे सोचने पर सिहरन पैदा कर दी थी। दुश्मन का हमला ब्लड फैंग कबीला। ब्लैक रॉक कबीले के पश्चिमी हिस्से में ब्लड फैंग कबीले का नेता एके मैन जानवरों की हड्डियों से बना एक बड़ा क्लब लहरा रहा था और अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। वहां एक लंबी फिट महिला थी जिसके काले बाल लंबी चोटियों में गुंथे हुए थे और चेहरा रंगीन पेंट से ढका हुआ था। उसने बाघ की धारियों वाली स्कर्ट पहनी हुई थी जो ताकत और जंगलीपन से भरी थी। उसकी उपस्थिति वुक्सियान की तरह ही एक योद्धा जैसी थी। एके मैन, हमला करो। ब्लैक रॉक कबीले की महिलाएं घरों में छिपी हुई हैं। उन्होंने हमारे आदमियों को छीन लिया है। उनके सारे भोजन चुरा लो, उनके सारे घर ले लो। वो आदमी हमारे ब्लड फैंग कबीले का है। एके मैन की आवाज जोश से भरी हुई थी। उसके पीछे 200 या 300 ब्लड फैंग महिला योद्धाएं एक साथ जोर से चिल्लाईं। उन्होंने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियां
भाले और हड्डियों के चाकू लहराए और पागलों की तरह ब्लैक रॉक कबीले के गेट की ओर दौड़ पड़ी। इससे पहले उनके स्काउट्स ने ब्लैक रॉक कबीले ब्लैक रॉक ट्राइब में कुछ अजीब हलचल देखी थी। उन्होंने वहां खुदाई और काला धुआं देखा। सब कुछ बहुत ही असामान्य लग रहा था। इस बार वे ब्लैक रॉक कबीले को पूरी तरह जीतने की ताकत के साथ आए थे। वे सर्दियों का सारा सामान और उस आदमी को वापस लेना चाहते थे जिसे वेक्सियन ने पकड़ लिया था। लेकिन वे ये नहीं समझ पाए थे कि उनका पुराना दुश्मन, जो कभी उन्हीं की तरह शक्तिशाली था, अब क्या बन चुका है। जब वे गेट से 100 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंचे तो वे हैरानी में रुक गए। ब्लैक रॉक कबीले का गेट धीरे धीरे खुला और एक लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक जंगली जानवर की खाल का लबादा पहना हुआ था, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां साफ झलक रही थीं। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। उसके पीछे केवल 50 महिला योद्धा आ रही थीं। बस इतने ही। अकेमैन एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर ठहाके मारकर हंसने लगा। हा हा, क्या वेक्सियन डर के मारे पागल हो गई है? मरने के लिए इतने कम लोग भेजे हैं, या फिर उसके कबीले में लड़ने के लिए अब बस इतने ही लोग बचे हैं? ब्लड फैंग के योद्धा भी हंसने लगे। उनकी नजरें वुलियांग और उन 50 महिला योद्धाओं पर ऐसी थीं जैसे वे कसाई के सामने खड़ी भेड़ों को देख रहे हों। लेकिन जल्द ही उनकी हंसी उनके गले में ही अटक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुबह की रोशनी में वे 50 ब्लैक रॉक योद्धा चमकते हुए हथियार थामे हुए थे। वह क्या है? अकेमैन ने अपनी आंखें सिकोड़कर उन भालों और कुल्हाड़ियों को देखा जो उन महिला योद्धाओं के हाथों में थीं। तभी पास खड़े एक योद्धा ने कहा, लीडर, भूल जाइए कि वो क्या है। ये मत भूलिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। अकेमैन के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने सिर हिलाया और आदेश दिया, ब्लड फैंग कबीले के योद्धाओं, हमला करो, इन्हें चीर डालो। अकेमैन ने अपनी बड़ी हड्डी वाली गदा क्लब फिर से उठाई। उसकी नजर में ब्लैक रॉक कबीला उसके सैकड़ों योद्धाओं के भीषण हमले को नहीं रोक पाएगा। आक्रमण। ब्लड फैंग योद्धाओं ने अपना हमला शुरू कर दिया। वुलियांग टीम के सबसे आगे खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस अपनी ओर आती दुश्मनों की लहर को देख रहा था। उसने शांति से कहा, कीरा, यहाँ याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? याद रखना, सब लोग एक कतार लाइन बनाओ, अपने भाले उठाओ। कीरा गुस्से में चिल्लाई। ब्लैक रॉक के 50 योद्धा तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने तेजी से 3 मजबूत कतारें बना ली। पहली कतार झुक गई, दूसरी आधी बैठी और तीसरी कतार खड़ी रही। चमकते हुए लोहे के भालों की उन 3 कतारों ने स्टील का एक डरावना जंगल जैसा बना दिया था। ये वुलियांग द्वारा सिखाया गया सबसे सरल भाला फॉर्मेशन स्पीयर फॉर्मेशन था। स्थिर रहो, मेरे आदेश के बिना कोई नहीं हिलेगा। वुलियांग की आवाज हर योद्धा तक पहुंची। ब्लैक रॉक योद्धाओं का दिल तेजी से धड़कने लगा और उनकी आंखें लड़ने के जज्बे से भर गईं। दहाड़, रोआर। ब्लड फैंग के कुछ दर्जन योद्धा जो सबसे आगे थे, उन्होंने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियां उठाई और पागलों की तरह हमला किया। अब सही समय था। वुलियांग की ठंडी आवाज गूंजी, वार करो। स्टैब।